सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेके एग्ज़ाम एडीसी। तो ये आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है ये कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो आपका सिलेबस है जेके एसएसबी लैब अटेंडेंट का, वो इस वीडियो में वन शॉट कंप्लीट करवा दूंगा मैं सिर्फ 1 घंटा 30 मिनट में। और जैसे कि हम सबको पता है कि पेपर कभी एडमिट कार्ड भी आ गए हैं और पेपर 1 मार्च को होकर ही रहेगा। तो इस टाइम आप ये वीडियो देखकर पूरे 20 मार्क्स इंश्योर कर सकते हैं। इस वीडियो में सारे कंसेप्ट्स जो डाटा याद करना है स्पेसिफिकली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो, और साथ में हम एमसीक्यूज़ भी करेंगे और इसकी मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूँगा। तो इसको अच्छे से देखिए वीडियो को। मैं रिकमेंड करूँगा आप साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलें वीडियो देखते हुए, और पीडीएफ में बाद में पीडीएफ भी प्रोवाइड होगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करें, हमारा पहला टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जो इसमें पूरे फंडामेंटल्स जो कंप्यूटर के हैं वो कवर होंगे। तो ये पूरे जो जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो कंटेंट है ये पूरा हाईलाइटेड है, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, और जो एक्स्ट्रा इन्फो मुझे लगा कि और ज़्यादा ऐड होनी चाहिए, कुछ लिटिल एक्सप्लेनेशंस। और इसको इस वे में बनाया गया कि इस टाइम आप इसको पढ़ेंगे और मल्टीपल रिवीजन देंगे तो काफ़ी अच्छे से रिटेन कर पाएंगे। तो चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर की बात करें तो ये एक लैटिन वर्ड से आया है, कंप्यूटरे, जो कि जिसका मतलब है टू कैलकुलेट। अब डेफिनेशन की बात करें तो जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। अब इसका काम क्या है कि ये डाटा जो इनपुट होगा उसको एक्सेप्ट करेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा, फिर उसका जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है वो देगा, और लास्ट में इसकी स्टोरेज होगी जो आउटपुट निकला है। तो इसकी जो फंक्शनैलिटी है इसको हम कहते हैं आईपीओ साइकिल। आईपीओ में पहले इनपुट जिसमें वो रॉ डाटा लेगा, फिर उसकी प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग कौन करेगा? सीपीयू करता है, जो इस डाटा पे वर्क करेगा। फिर उसके बाद जो आउटपुट है वो हमारे पास आएगा और उस आउटपुट को स्टोर किया जाएगा, ठीक है। अब कुछ एडिशनल इन्फो की बात करें जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। डाटा और इन्फॉर्मेशन में देखिए क्या फ़र्क है। जो डाटा है वो रॉ है, अनप्रोसेस्ड, जो हम देते हैं इनपुट में, जैसे कि राम या 25, ये सेपरेट डाटाज हैं। अब इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इन्फॉर्मेशन होती है प्रोसेस्ड, जो प्रोसेस हो चुकी है सीपीयू से, जो मीनिंगफुल डाटा है। जैसे कि एग्जांपल, राम इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, ये रॉ डाटा था, ये प्रोसेस डाटा है। अब एक जो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है गीगो प्रिंसिपल, इसकी फुल फॉर्म देखिए, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब अगर आप इनपुट जो देंगे ना, अगर बकवास सा देंगे, ख़राब सा देंगे, तो जो आउटपुट की एक्यूरेसी होगी वो भी उसी पे डिपेंड करेगी। अगर वो ख़राब होगा इनपुट तो आउटपुट भी ख़राब ही आएगा। इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं गीगो प्रिंसिपल। अब आइए कंप्यूटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो देखिए, जो कंप्यूटर है, पहले स्पीड की बात करें तो एकदम हाई स्पीड होती है कंप्यूटर की कैलकुलेशंस की, जिसको मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकंड में बोलते हैं। अब एक्यूरेसी की बात करें तो 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है, पर अगर एरर आ रहा है तो वो फिर ह्यूमन एरर है या इनपुट एरर है, जो गीगो प्रिंसिपल की हमने बात की वही। डिलीजेंस की बात करें तो वो कभी थकता नहीं है कंप्यूटर, वो कब जितने भी आवर्स आप उससे चाहें उतनी वो काम करेगा सेम कंसंट्रेशन के साथ। वर्सेटैलिटी की बात करें तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क कर सकते हैं। जैसे आप एक लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आप म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, साथ में कुछ फाइल्स भी डाउनलोड कर रहे हैं, और एमएस वर्ड पे टाइपिंग भी कर रहे हैं, तो ये सब एक साथ हो सकते हैं। हाई कैपेसिटी टू स्टोर डाटा। और कंप्यूटर की बात करें तो उसमें कोई आईक्यू नहीं है। मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, एआई की बात नहीं कर रहा। तो कंप्यूटर की बात करें तो इट्स अ डम मशीन्स विदाउट इंस्ट्रक्शन। जब तक आप उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे वो एक डम मशीन है, वो खुद से सोच नहीं सकती, और कंप्यूटर में कोई इमोशंस नहीं होते। अब आगे एमसीक्यूज एक्स्ट्रा में बात करें तो देखिए, जो स्पीड की बात करें, जो स्पीड यूनिट है, तो जो पीसी पर्सनल कंप्यूटर स्पीड यूनिट मेजर होती है स्पीड हर्ट्स में। और जो ओल्ड पीसीज होते थे, पुराने जो सीपीयूज होते थे, सॉरी सीपीयू, तो पुराने जो सीपीयू होते थे, क्योंकि आजकल तो जो लैपटॉप्स हैं वो तो इनबिल्ट होता है उनमें, पर पुराने में अलग से सीपीयू होता था, तो उनकी मेजर होती थी मिप्स में, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में। और जो सुपर कंप्यूटर है उसकी होती है फ्लॉप्स में। तो अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की। तो देखिए, इसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पूरी हम नहीं डिटेल से जानेंगे कि कब पैकेज से हुआ या नहीं।
इसमें मैंने इनको टेबल्स की फॉर्म में किया है क्योंकि आपको क्वेश्चन आएंगे या तो मैच द फॉलोइंग में या MCQ बेस्ड, तो उन वन लाइनर से आप आराम से कर सकते हैं और काफ़ी जल्दी डाटा रिटेन भी हो सकता है। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की मैं बात करें पॉइंट्स की, तो सबसे पहले बात करते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। तो जो फादर ऑफ कंप्यूटर है वो है हमारे चार्ल्स बैबेज, और इन्होंने क्या डिज़ाइन किया था, एनालिटिकल इंजन। ईयर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है अभी। अब फर्स्ट प्रोग्रामर की बात करें तो वो थी लेडी एडा लवलेस, और इन्होंने क्या सजेस्ट किया था, प्रोग्रामिंग किस पे की थी, बाइनरी डाटा स्टोरेज। ये 3 पॉइंट्स आपको याद करने हैं। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, एनियाक, और 1946 में। अब फर्स्ट स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर कौन सा था, एडसैक, 1949 में। और फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर यूनिवैक, 1951। अब देखिए ये डाटा आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसको कहीं अलग सेपरेट में, जो ये डाटा है पूरी PDF का या पूरे नोट्स का, वो आप कहीं लिख लिए और सामने चिपका दीजिए, ताकि आप रोज़ इसको जब देख के रिवाइज करेंगे तो वो जल्दी रिटेन होगा। अब MCQs एक्स्ट्रा में बात करें तो जो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी वो कहाँ थी, चाइना में, 3000 BC में, और कौन सी थी, अबैकस। अब फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन की बात करें, वो कैलकुलेटिंग थी, ये एडिंग मशीन थी, ये किसने डेवलप की थी, ब्लेस पास्कल ने, और नाम क्या था इसका मशीन का, पास्कली। अब फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस की बात करें, देखिए फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस आएगा तो चार्ल्स बैबेज, जिसमें उन्होंने किस में काम किया था, एनालिटिकल पे। और इसकी बात करें तो एलन ट्यूरिंग आएगा मॉडर्न में। अब फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया, तो ये है HEC2M, पर देखिए इसमें एक कैच है, जो HEC2M है जो कि ISI कोलकाता 1951 में इंस्टॉल्ड है। फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल कब हुआ था, पर अगर क्वेश्चन आता है कि मैन्युफैक्चर इंडिया में कौन सा हुआ था, तो आपको सिद्धार्थ डालना है। चलिए जो अगली की बात करते हैं वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर ओवर द टाइम अलग अलग जनरेशन आती रही, ठीक है, और जो अभी प्रेजेंट जनरेशन है 5th जनरेशन जो AI वाली है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें क्या, एक पीरियड आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आप एक बेसिक टाइमलाइन से देख सकते हैं। इसके बाद आपको याद करना है जो मेन कंपोनेंट यूज़ होता था कंप्यूटर में, लैंग्वेज और एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो इसमें मेन जो कंपोनेंट थे वो थे वैक्यूम ट्यूब्स, और जो इसमें लैंग्वेज होती थी बाइनरी लैंग्वेज हो गई, जिसमें 2 बस डिजिट में होता है, 0 और 1, इसी में होता है पूरा। इसे मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, इसका आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें एग्जांपल थी एनीवैक, एनियाक, यूनिवैक, एडवैक। सेकंड में ट्रांजिस्टर्स, लैंग्वेज असेंबली। देखिए ये सबसे बेसिक होती है, उसके बाद असेंबली होती है, और सबसे हाई लेवल होती है ये C++ बेसिक लेवल की। ये एग्जांपल्स हो गई, ये इसकी एग्जांपल्स। अब इसमें ICs लगती थी। अब क्वेश्चन आ सकता है कि ICs बनती किससे हैं, तो ये बनती हैं सिलिकॉन से, ठीक है। अब देखिए नीचे चलें तो 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर लग रहे थे, और कौन सा टाइप का माइक्रो प्रोसेसर, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वाला। ये इसमें लैंग्वेजेस होगी थोड़ी और एडवांस। ये इंटेल 404, क्रे 1 PC, ये इसकी एग्जांपल्स होगी। अब 5th वाले की बात करें तो इसमें ULSI और AI वाला मेन कंपोनेंट है जो अभी चल रहा है, और इसमें नेचुरल लैंग्वेज है और रोबोट्स और परम जो इसकी एग्जांपल है। अब देखिए ट्रांजिस्टर्स की इन्वेंटर की बात करें, देखिए ट्रांजिस्टर्स कहाँ पढ़ा आपने, सेकंड में जो मेन कंपोनेंट यूज हुआ था ट्रांजिस्टर्स, तो उसके इन्वेंटर कौन थे, शॉकले, बैर्डीन और ब्रेटिन। IC चिप के इन्वेंटर थे जैक किल्बी और मेड फ्रॉम सिलिकॉन, ये मैंने बताया आपको। और ये है VLSI, ये 4th जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर, और ये 5th करंट का माइक्रो प्रोसेसर, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब आगे बात करते हैं कंप्यूटर्स की क्लासिफिकेशन की। देखिए जो कंप्यूटर्स को डिफरेंट फॉर्म में क्लासीफाई किया जाता है, डिफरेंट जो क्राइटेरियाज पे। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल। देखिए वर्किंग प्रिंसिपल पे बात करें तो 3 टाइप के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब देखिए एनालॉग हो गए जिसमें कंटिन्यूस डाटा होता है। कंटिन्यूस डाटा का मतलब कि इसमें जो डाटा है वो मेजरमेंट के लिए यूज़ हो रहा होता है और कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है। जैसे स्पीडोमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, इनमें कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है। जैसे 1 पे गया तो फिर 2 पे, अब स्पीड 40 हो गई, फिर 90 हो गई, तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। और ये मेन इसका जो डिफरेंशिएटर है बाकियों से, ये यूज फॉर मेजरिंग। जैसे इसमें वोल्टेज मेजर करते हैं, इसमें टेम्परेचर मेजर करते हैं थर्मामीटर में। अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स की।
तो डिजिटल कंप्यूटर्स में क्या होता है, डिस्क्रीट डाटा होता है, रिपीटिंग होता है, जैसे कि 0 और 1 बाइनरी डिजिट्स। और ये कैसे, इसमें क्या जो फंक्शनैलिटी है कि इट वर्क्स बाय डिफरेंट अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करता है ये डाटा पे परफॉर्म। अब डिजिटल टाइप के कौन से कंप्यूटर हो गए, जैसे डेस्कटॉप हो गया, जो मोबाइल हम यूज़ करते हैं, ये सब डिजिटल कंप्यूटर्स में आ गए। अब हाइब्रिड की बात करें तो इनमें दोनों होते हैं, ये दोनों कॉन्टिन्यूस डाटा जो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहे थे उनको भी हैंडल करते हैं, और जो डिस्क्रीट डाटा है जो रिपीटिंग 0 और 1 वाले बाइनरी डिजिट उनको भी इंक्लूड करते हैं। जैसे कि ईसीजी मशीन्स, हमारी डायलिसिस मशीन्स। अब एक एग्जांपल देखिए, पेट्रोल पंप। अब पेट्रोल पंप में दो कंपोनेंट्स में यूज़ होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग जो ये है इसमें कंपोनेंट, इसमें क्या है, ये मेजर करता है, मेजर किसको करता है, जो फ्यूल का फ्लो हो रहा है पेट्रोल पंप से। और डिजिटल वाला प्राइस कैलकुलेट करता है कि जैसे कि आपने 4 लीटर भरवाया तो यहाँ से कैलकुलेट हुआ, उसका प्राइस क्या है तो वो डिजिटल कंपोनेंट करेगा। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स हो गए। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन साइज़ और कैपेसिटी। देखिए, बेस्ड ऑन साइज़ और कैपेसिटी में पहला आता है माइक्रो कंप्यूटर, ये यूज़ करता है माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर हमने दो टाइप का पढ़ा, VLSI और ULSI। इसमें सिंगल यूज़र ही एक्ट करता है, जैसे हमारा PC हो गया, लैपटॉप हो गया। मिनी कंप्यूटर हो गया, ये मिड रेंज के होते हैं, मिड रेंज साइज़ के। सपोर्ट की बात करें तो ये 400 से 200 यूज़र्स को सपोर्ट करते हैं, और ये स्मॉल सर्वर्स में यूज़ होते हैं। अब मेन फ्रेम की बात करें तो ये वेरी लार्ज, काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, और ये थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स को सपोर्ट करते हैं। ये मेनली यूज़ होते हैं बल्क डाटा प्रोसेसिंग में। ये आगे एग्जाम्पल्स। अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर्स की। ये फास्टेस्ट कंप्यूटर्स हैं अभी, और ये कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग हो गया, न्यूक्लियर साइंस में हो गया, तो उसमें सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। अब देखिए आगे बात करें तो MCQ एक्स्ट्रा में बात करें तो देखिए, वर्ल्ड का फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर था वो था क्रे 1, जिसको डेवलप किसने किया था, सेमोर क्रे ने 1976 में। इंडियाज़ का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था परम 8000, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको डेवलप किया था CDAC पुणे में। आर्किटेक्ट ऑफ परम के आर्किटेक्ट कौन थे, जो बनाने वाले मेजर आर्किटेक्ट थे, विजय बाटकर। अब करंट फास्टेस्ट इंडिया में है इरावत, जो AI सुपर कंप्यूटर है, और करंट वर्ल्ड में USA का एल कैपिटन। तो ये आपको याद रखनी है। देखिए, जो ऐसा डाटा है मैं आपको वही सजेस्ट करूँगा, आप कहीं लिखकर इसको चिपका लीजिए, तभी ये याद होगा। अब देखिए बात करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। देखिए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है कि किस तरह से कंप्यूटर, जो उसका लेआउट है, किस तरह वो बना हुआ है, और किस तरह जो उसके अंदर इंटरनल पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिससे वो एक तरह से जुड़े हुए हों एक साथ, और एक साथ मिलकर वो एक इंटीग्रेटेड फंक्शन करते हैं, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। अब देखिए, कंप्यूटर में ये जो आर्किटेक्ट है बेस्ड ऑन वैन न्यूमैन मॉडल, ये आपको याद करना है, वॉन न्यूमैन मॉडल। अब ये इसका देखिए, ये आर्किटेक्चर है। मेन मेमोरी, ये CPU है पूरा, इसके अंदर मेन मेमोरी, ALU, CU और स्टोरेज, और यहाँ से इनपुट जाता है और यहाँ से आया आउटपुट, और इसको हम मेमोरी यूनिट भी कहते हैं। अब देखिए, मैं आपको इसमें जो कंपोनेंट्स है वो अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आ गया इनपुट यूनिट। अब इनपुट यूनिट क्या होता है, जो इनपुट हम डाटा फीड करते हैं, हम सिस्टम में एंटर करते हैं इनपुट, जो इनपुट डिवाइस से हम डाटा फीड कर रहे हैं। अब ये क्या कन्वर्ट करता है, इट कन्वर्ट्स जो यूजर सिग्नल्स हैं, जो हमने सिग्नल्स जैसे कीबोर्ड से आपने टाइपिंग की, तो उसको डिजिटल फॉर्म में करता है, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, जिस फॉर्म में कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है उसमें कन्वर्ट करता है। अब देखिए बात करते हैं CPU की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे द ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस करता है डाटा जो हमने फीड किया होता है। अब इसके 3 की सब पार्ट्स हैं। पहला इसका सब पार्ट है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये अरिथमेटिक मैथ्स परफॉर्म करता है और लॉजिक फंक्शंस करता है, जैसे ग्रेटर देन, स्मॉल, इक्वल टू, डाटा कंपेयर करेगा और मैथ्स की फंक्शंस करेगा, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब आ गया कंट्रोल यूनिट, इसे कहते हैं नर्वस सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये डाटा को प्रोसेस नहीं करता है, ये डाटा का फ्लो कंट्रोल करता है, उसकी डायरेक्शन को मैनेज करता है कि किस साइड डाटा का फ्लो जाएगा। अब अगला आ गया मेमोरी यूनिट। अब देखिए, मेमोरी यूनिट की बात करें तो मेमोरी यूनिट के ये काम है, एक तो ये जो स्टोरेज स्पेस है वो प्रोवाइड करता है, डाटा और जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको होल्ड करता है, ताकि
जब सीपीयू को चाहिए हो गए ये इंस्ट्रक्शंस डाटा कि वो वर्क अपना कर सके, तो ये उसको क्विकली पहुंचा सके। जैसे कि रैम हो गया, रैम में टेम्परेरी डाटा स्टोर रहता है जो चाहिए होता है। अब देखिए रजिस्टर्स क्या हो गया, ये मेनली कैच मेमोरी होगी एक तरह की, ये फास्टेस्ट है, टेम्परेरी स्टोरेज है और इमीडिएट डाटा को होल्ड करती है। और कहाँ पे होती है ये, इनसाइड सीपीयू। अब अगली बात करें तो आ गया आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होगी, जो डाटा प्रोसेस हो गया, अब इंफॉर्मेशन बन गई है, अब उसको डिस्प्ले करने का काम करता है आउटपुट यूनिट, ताकि जो ये कंप्यूटर के फॉर्म में है ना डाटा, हम उसको नहीं पढ़ सकते, तो उसको वो इस फॉर्म में कर देता है कि ह्यूमन रीड कर सके उसको, आउटपुट को। तो अब एमसीक्यू एक्स्ट्रा की बात करें तो रजिस्टर्स जो है हमने बात की ऊपर, वो फास्टेस्ट मेमोरी है कंप्यूटर में, और ये इमीडिएट डाटा को होल्ड करता है। और कहाँ पे होता है, इनसाइड सीपीयू। अब एक्यूमुलेटर क्या होता है, एक्यूमुलेटर एक फॉर्म ऑफ रजिस्टर है जो स्टोर करता है इमीडिएट रिजल्ट किसके, एएलयू ऑपरेशंस के। ये आपको याद रखना है, एएलयू ऑपरेशंस के कौन स्टोर करता है, ए फॉर एएलयू, ए फॉर एक्यूमुलेटर। अब अगला आ गया प्रोग्राम काउंटर। अब ये स्टोर करता है एड्रेस, किस चीज़ का, मतलब इंफॉर्मेशन एड्रेस की जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी उसके लिए। तो ये आपको याद करना है। अब इसके बाद बात करते हैं मेमोरी यूनिट्स की। अब मेमोरी यूनिट्स में पहली बात करते हैं बिट। बिट जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसे हम स्मॉलेस्ट एटम ऑफ डेटा भी कहते हैं। और ये दो टाइप का होता है, 0 और 1, जो कि हम बाइनरी डिजिट कहते हैं इसे। अब देखिए 4 बिट्स मिलकर बनाती हैं निबल, जो कि और 4 बिट्स बना रही है निबल और 8 बिट्स बना रही है बाइट। तो निबल को हम कह सकते हैं इट्स अ हाफ अ बाइट, ठीक है। और जो बाइट है वो स्टैंडर्ड यूनिट है एक कैरेक्टर के लिए। समझिए ए लेटर है, बी लेटर है, इसके एक जो कैरेक्टर के लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, बाइट। अब देखिए वर्ड्स की बात करें तो वर्ड होता है नंबर ऑफ बिट्स। बिट्स क्या होता है, 0 और 1, नंबर ऑफ बिट्स सीपीयू कैन प्रोसेस एट वंस। एक बारी में जितने सीपीयू प्रोसेस कर सकता है उसे हम वर्ड कहते हैं, जो हमें वर्ड लेंथ भी डिफाइन करता है। अब देखिए बात करें मेजरमेंट की, देखिए कंप्यूटर जो है वो बाइनरी में कैलकुलेट करता है, 0:10 में। तो जब हम बढ़ाते जाते हैं ना, जैसे 1 KB से MB, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, पेटाबाइट, तो ये 1000 से नहीं बढ़ते हैं, ये बढ़ते हैं 1024 से। देखिए 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, फिर 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू दिस 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 दिस, तो ये 1024 से बढ़ेंगे। अब बात करते हैं बेस की। अब देखिए बेस क्या होता है, बेस होता है, बेस इज सिंपली द काउंट ऑफ यूनिक डिजिट्स सिस्टम यूजेस। मतलब एक सिस्टम में कितने जो डिफरेंट डिजिट्स, यूनिक डिजिट जो यूज़ हो सकते हैं। अब इसकी जो एग्जांपल जो आपको मेनली याद करना है, डेफिनेशन नहीं आएगी, ये आपको बस मैंने समझाने के लिए लिखी थी यहाँ पे। देखिए बाइनरी सिस्टम बेस, इसमें क्या होते हैं, सिर्फ 2 यूनिक डिजिट होते हैं, 0 और 1, और ये मेनली यूज होते हैं लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स के लिए। एक हो गया डेसिमल सिस्टम बेस, इसमें कितने होते हैं, 10 डिजिट का यूज़ होता है, 10 यूनिक, 0 से 9, और ये लैंग्वेज ऑफ ह्यूमंस के लिए जो फीडिंग के लिए यूज़ होते हैं। ऑक्टल बेस में हो गए 8, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है ऑक्टल। और हेक्साडेसिमल में बात करें तो 16, 0 से 9 और A से F तक, और ये यूज़ होते हैं कलर कोड और मेमोरी एड्रेस के लिए। तो आगे की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस आ गई इस पूरे कंप्लीट टॉपिक से, बायोस, पोस्ट, ये आपको सब याद कर लेनी है, मेमोराइज। तो ये आप लिख लीजिए। तो इसके बाद बात करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा हार्डवेयर, जिसमें आ गया इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। देखिए हार्डवेयर हो गए फिजिकल कंपोनेंट्स, मतलब जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। अब आगे इनकी 2 टाइप्स हैं हार्डवेयर की, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। देखिए इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो ये वो डिवाइसेस होते हैं जिससे हम डाटा एंटर कर सकें और इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो प्रोसेस कर सके। देखिए तो टाइप ऑफ डिवाइसेस की बात करें इनपुट वाले, तो पहला आ गया कीबोर्ड। ये मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है जो यूज होती है। इसके इन्वेंटर हैं ये क्रिस्टोफर लैथम। जो लेआउट तो होता है क्वेटी, क्वेटी में स्टैंडर्ड लेआउट है और उसमें कीज होती हैं 104। अब देखिए आगे बात करें की टाइप्स की, तो देखिए फंक्शन कीज़ होती हैं F1 से F12 तक, ये होती हैं 12 कीज़। अब टॉगल कीज़ की बात करें तो जो टॉगल कीज़ होती हैं इनका फंक्शन होता है सिर्फ ऑन या ऑफ का।
ठीक है, जैसे कि कैप्स लॉक हो गया कि जो कैपिटल में करने के लिए, न्यूमरल लॉक हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया। फिर आ गई मॉडिफायर कीज़, ये हमेशा इनको कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है शॉर्टकट्स के लिए ज़्यादातर। जैसे कंट्रोल का हो गया, कंट्रोल प्लस एस कर देते हैं तो सेव हो जाता है, एन कर देते हैं तो न्यू स्लाइड आ जाती है ना, वैसे ही। अब वैसे ही शिफ्ट वाला हो गया, ALT हो गया, तो ये वाली होगी मॉडिफायर कीज जो कॉम्बिनेशन में यूज़ होती है। नेविगेशन कीज़ की बात करें तो नेविगेट करने के लिए एरो कीज़ होगी, जैसे अप डाउन के लिए पेज अप पेज डाउन, होम की, एंड की। अगला आ गया माउस। माउस क्या एक पॉइंटिंग डिवाइस है, मतलब हम यूज़ करते हैं जैसे आइकन्स पे पॉइंट करने के लिए। इन्वेंटर थे इसके डोगलास एंजेलबार्ट। अब बात करें टाइप्स की तो दो टाइप के होते हैं, ऑप्टिकल माउस और मैकेनिकल। ये ओल्ड टाइप है जिसमें रबर बॉल का यूज़ किया जाता था, और ऑप्टिकल हो गया जो अभी मॉडर्न यूज़ करें, जिसमें आपने देखा होगा लेज़र लाइट बीम होती है, तो वो वाले हो गए नीचे। अब फंक्शन की बात करें तो क्लिक करने के लिए जो सिलेक्ट होगा, अगर डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। राइट क्लिक के लिए प्रॉपर्टीज़ खुलती थी, ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए। अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस हो गए इनपुट डिवाइसेस में जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक का देखिए मेन काम होता है फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स और फ्लाइट स्टिमुलेटर्स में, और रोबोट्स को कंट्रोल करने में होता है। इट हैज़ अ वर्टिकल स्टिक होती है, ऐसे होता है, और ये वर्टिकल स्टिक बनी होती है ऊपर, इसको ऑपरेट करते हैं, इधर मूव करती है आगे पीछे, तो ये जॉयस्टिक। ट्रैक बॉल हो गया, ये माउस की तरह ही होता है, पर इसमें क्या होता है बॉल टॉप पे होती है, और बॉल को मूव करेंगे अपने थंब से तो वो पॉइंटिंग के लिए हेल्प होती है। और ये मेजरली यूज़ होती है CAD वर्क स्टेशन में। CAD हो गया कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस बनाने के लिए, ये वहाँ पे वर्क स्टेशन में यूज़ होती है। अब लाइट पेन की बात करें तो ये एक पेन लाइक डिवाइस होती है जो ड्रॉ करने के काम आती है, किस पर, CRT स्क्रीन। CRT स्क्रीन होगी कैथोड रे ट्यूब, ये हम आगे बात करेंगे। और ये यूज़ कौन करता है, इंजीनियर्स यूज़ करते हैं या आर्किटेक्ट्स यूज़ करते हैं। फिर बात आ गई टच पैड की। टच पैड हो गया कि वही जो माउस ट्रैक पैड होता है ना उसका लैपटॉप्स पे, बस वही है टच पैड। और स्टाइलस हो गया, जिससे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, ये स्टाइलस है जो टैबलेट्स और टच स्क्रीन पे यूज़ होता है, पेन। अब बात करते हैं स्कैनिंग डिवाइसेस की। पॉइंटिंग डिवाइसेस हो गई, अब स्कैनिंग डिवाइसेस की। पहला आ गया स्कैनर। स्कैनर जो पेपर हम डालते हैं हार्ड कॉपी, उसको स्कैन करके कंप्यूटर पे डिजिटल इमेज आ जाती है सॉफ्ट कॉपी, ये हो गया स्कैनर। OCR इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या करता है, स्कैन करेगा डॉक्यूमेंट को, उसको कन्वर्ट कर देगा एडिटेबल टेक्स्ट में। जैसे कि आप देखोगे हमारे पास PDF होती है, अब उसको वर्ड में लाने के लिए, एडिट करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, कंप्यूटर पे ही हमें किसी सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर डाल के OCR कराना पड़ता है उसका, उससे वो एडिटेबल टेक्स्ट में हो जाता है और हम ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास MS वर्ड है, आप उसमें PDF डालेंगे तो वो डायरेक्ट OCR में उसको कर देता है। अब OMR की बात करें तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो JKCs भी हम OMR शीट्स पे आप टेस्ट देंगे, उसमें सर्कल करके आएंगे, बबल्स करेंगे, और एग्ज़ाम चेक होने के लिए कौन सा यूज़ होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर यूज़ होता है। अब MICR हो गया मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब इसका क्या काम होता है, ये मैग्नेटिक कैरेक्टर्स को रीड करता है, और ये यूज़ कहाँ होता है, बैंक्स में चेक क्लियरेंस के लिए। बैंक के ऊपर ये मैग्नेटिक इंक लगी होती है। तो उसके बाद बात करते हैं बार कोड रीडर की, जो वर्टिकल ब्लैक और वाइट लाइंस बनी होती हैं और बार कोड स्कैन करता है। जैसे सुपर मार्केट्स में आप जाते हैं तो वो आप प्रोडक्ट जो अपनी कार्ट में डालते हैं, फिर जब उनके पास जाते हैं तो उनके पास एक स्कैनर होता है, जिससे वो स्कैन करते हैं तो पूरा जो डिटेल्स हैं प्रोडक्ट की वो उनके पास कंप्यूटर पे आ जाती हैं, तो वो होता है BCR। QR हो गया, जो आजकल हम ये 2D मैट्रिक्स बार कोड स्क्वायर शेप का बना होता है, जिसको हम स्कैन करते हैं अपने फ़ोन से पेमेंट के लिए, QR स्कैनर। तो एक उसके बाद होगी टाइप ऑडियो और विजुअल इनपुट। अब जैसे माइक्रोफोन हो गया, ये क्या करता है, माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है जो हम साउंड क्रिएट करते हैं ना, समझिए हमने कुछ बात की, अब जैसे मेरे इसमें माइक्रोफोन लगा हुआ है, अब मैं जो बात कर रहा हूँ एनालॉग सिग्नल साउंड दे रहा हूँ, उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है और वो वीडियो में इंटीग्रेट हो रहा है, तो आप उसको सुन पा रहे हैं। वेब कैम हो गया कि जो वीडियो को जो इनपुट, जैसे समझिए मैं रिकॉर्ड भी करूँ वीडियो, तो उसको जो रिकॉर्ड करेगा वो वेब कैम करेगा, तो ये विजुअल इनपुट में आ गया। तो अगली बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। अब आउटपुट डिवाइसेस हो गया कि जो डाटा जो हमने फीड कर दिया, उसके बाद जो उसका रिजल्ट आता है, आउटपुट जो प्रोसेस रिजल्ट होगा, उसे हम कहते हैं डिस्प्ले और प्रिंट। ठीक है, तो बात करते हैं पहले की, तो है मॉनिटर। अब मॉनिटर को हम कहते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, VDU। अब देखिए
पहला है इसमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी मैंने आपको पहले बताया था कि हार्ड कॉपी होगी जो पेपर हमने शीट में हुआ जिसको हम टच कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी हो गया जो डिजिटल फॉर्म में होगी जो स्क्रीन पे होती है, टेम्पररी आउटपुट। अब मॉनिटर की टाइप्स की बात करें तो ये हमने ऊपर पढ़ा था CRT, है ना। तो CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट एमिटिंग डायोड, OLED ऑर्गेनिक LED। अब इनका ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम के MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने मार्क भी कर रखा है। देखिए CRT की बात करें, ये ओल्ड है, बल्की होता था, हैवियर होता था और काफ़ी पावर कंज्यूम करता था। LCD थिनर होता था, लाइटर, और लैपटॉप्स में यूज़ की जाती है LCD स्क्रीन। कई टैबलेट्स में भी यूज होती है LCD स्क्रीन। अब LED होगी जो एनर्जी एफिशिएंट है, बेटर क्वालिटी की थोड़ी, और सबसे जो अभी मॉडर्न में है फ्लेक्सिबल स्क्रीन OLED। तो अब MCQ एक्स्ट्रा की बात करें तो जो पिक्सल होता है, पिक्सल क्या है, स्मॉलेस्ट डॉट ऑन स्क्रीन। अब रेजोल्यूशन क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट डॉट्स ऑन स्क्रीन, विड्थ इनटू हाइट। और जो जितना ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन होगा, मतलब जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ज़्यादा क्लियर इमेज होगी। और रिफ्रेश रेट क्या हो गया कि कहते हैं ना, ये फ़ोन का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्स है, 144 हर्ट्स है। तो 144 हर्ट्स मतलब मेरे ख्याल से तो हाईएस्ट है ये अभी। और रिफ्रेश रेट की बात करें तो ये होता है नंबर ऑफ टाइम्स अ डिस्प्ले अपना जो कंटेंट है इमेज का स्क्रीन पे उसको कितनी बार अपडेट करता है, तो उसको कहते हैं रिफ्रेश रेट। अब बात करते हैं आउटपुट में प्रिंटर। प्रिंटर हो गया हार्ड कॉपी आउटपुट जो पेपर पे रिजल्ट को प्रिंट कर दे। अब प्रिंटर्स की टाइप्स की बात करें तो दो टाइप, जो मेन डिवीजन होती है दो टाइप्स की होती है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब इम्पैक्ट प्रिंटर से हमें पता चल रहा है कुछ एक्टिविटी होती होगी, कुछ इम्पैक्ट होगा, है ना। तो इसमें क्या इम्पैक्ट होता है कि ये स्ट्राइक करता है जो रिबन होता है उसको पेपर से, और स्ट्राइक करने से इसी को हम कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, और काफ़ी नॉइस भी आती है इसमें। नॉन इम्पैक्ट की बात करें तो नाम से जस्ट कर रहा है, कुछ इम्पैक्ट नहीं होता होगा कुछ, तो कोई स्ट्राइक नहीं होती है इसमें, क्वाइट है और फास्ट है ज़्यादा। अब एग्जांपल्स की बात करें इम्पैक्ट में तो डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील। नॉन इम्पैक्ट में बात करें तो इंकजेट, लेज़र, थर्मल। इसमें जो एग्ज़ाम की पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है दोनों प्रिंटर के लिए, इसमें लो क्वालिटी प्रिंट होता है, चीप होता है ये। डॉट मैट्रिक्स प्रिंट जो है वो डॉट्स में होते हैं। और इसकी बात करें नॉन इम्पैक्ट की एग्जाम पॉइंट्स की तो ये हाई क्वालिटी होता है। अब स्पेसिफिक प्रिंटर टाइप्स की बात करें, मेनली जो एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करेंगे। लेज़र प्रिंटर, ये इसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एकदम रेलिवेंट पॉइंट्स है इसमें है कि जो लेज़र प्रिंटर है वो यूज़ करता है टोनर जो कि ड्राई पाउडर होता है, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करता है प्रिंटिंग के लिए। ये फास्टेस्ट है और टेक्स्ट के लिए बेस्ट क्वालिटी कौन सी है, लेज़र प्रिंटिंग। अब इंकजेट की बात करें तो ये इंक कार्ट्रिजेज यूज़ करता है, जो आपने देखा होगा साइड पे है इंक वाले में कार्ट्रिजेज हमें डालनी पड़ती हैं अलग अलग कलर की, मेनली 4 कलर की होती हैं। कौन कौन सा, जिसको आप याद करेंगे CMYK से, साइन कलर, मेजेंटा, येलो और की मतलब ब्लैक कलर। और ये फोटोज प्रिंट करने के लिए बेस्ट होता है। अब बात करते हैं थर्मल प्रिंटर की। तो थर्मल प्रिंटर क्या है, ये हीट यूज़ करता है ऑन केमिकली ट्रीटेड पेपर। और ये किस में यूज़ होता है, ATMs जो रिसीप्ट्स निकलती हैं ATM में ट्रांजेक्शन के बाद, वो थर्मल प्रिंटर से प्रिंट की करती हैं। और ये हो गया प्लॉटर, ये एक स्पेशल टाइप का प्रिंटर है जो प्रिंट क्या करता है, लार्ज हाई क्वालिटी वेक्टर ग्राफिक, जैसे मैप्स प्रिंट करने हो या वो आर्किटेक्चर्स के ब्लूप्रिंट्स होंगे जो नक्शा होता है घरों का, या 3D डिज़ाइंस, तो उनके लिए ये यूज़ होता है। अगला आ गया ऑडियो आउटपुट। अब इसमें आगे स्पीकर्स और हेडफोन्स, जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनको जब हम कान पे लगाते हैं तो हेडफोन्स में जो गाने बजते हैं वो इसके अंडर आएंगे, साउंड एनालॉग जो है जिसे हम सुन सकते हैं। अब प्रोजेक्टर की बात करें, जो लार्ज स्क्रीन में जो आउटपुट को प्रोजेक्ट करे, ठीक है। अब इसके बाद आ गया कंप्यूटर मेमोरी। अब कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, कंप्यूटर मेमोरी होता है होल्ड, जो इंस्ट्रक्शन जो डाटा है वो कंप्यूटर होल्ड करके रखता है, ताकि जब उसको कोई फंक्शन करना होगा तो उसको वो एसेस कर सके। तो इन्हीं फंक्शंस और डेटा को वो स्टोर करके रखता है, और इसी को कहते हैं हम, जहाँ स्टोर होता है कंप्यूटर मेमोरी, जो इसकी फंक्शनैलिटी है। अब टाइप्स की बात करें तो इस टेबल से आप समझिए दो टाइप होती है मेन, प्राइमरी कंप्यूटर मेमोरी और सेकेंडरी। इसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं प्राइमरी को, और इंटरनल मेमोरी भी। सेकेंडरी को ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। इसमें दो टाइप्स आ जाती हैं, रैम और रोम। रैम में आगे आ गई SRAM और DRAM, और रोम में आ गई PROM, EPR रोम, EEPR रोम। ये
मेनली होती है यूजेबिलिटी पे, ठीक है। सीक्वेंशियल आ गई, रैंडम में आ गई, फ्लैश मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। तो इसको हम एक बार एक्सप्लेन कर। तो देखिए, बात करें हम पहले टाइप की, तो प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, और ये डायरेक्टली असेसिबल होती है सीपीयू से। मतलब सीपीयू इसको डायरेक्टली यूज़ करता है इस मेमोरी को, कि जो इंस्ट्रक्शंस थी, जो सेट ऑफ डेटा था, वो जो उसने स्टोर किया हुआ था, उसको जब चाहिए होगा तो वो ले लेगा, तो डायरेक्टली इनमें स्टोर करता है, मेन मेमोरी में। अब पहला इसमें आ गई रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। देखिए, ये वोलेटाइल होती है, मतलब जैसे ही आपने कंप्यूटर की पावर ऑफ की, ये डाटा इसका लॉस्ट हो जाता है, ये स्टोर नहीं रहता परमानेंटली। उसके बाद आप इसको रीड और मॉडिफाई कर सकते हो। अब टाइप्स की बात करें तो इसमें आगे एस रैम, जिसका होता है स्टैटिक रैम, और डी रैम मतलब डायनेमिक रैम। जो इनमें डिफरेंस के फॉर्म में मैंने इसको डाटा है, डेटा को। देखिए, जो एस रैम है वो फास्टर है, डी रैम स्लोअर है। ये फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ करती है, ये कैपेसिटर्स को यूज़ करती है, और ये कैच मेमोरी में यूज़ होती है स्टैटिक रैम, और इसको कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश करना पड़ता है, और ये मेन पीसी रैम में यूज़ होती है। अब अगली आ गई रोम। रोम होगी रीड ऑनली मेमोरी। ये नॉन वोलेटाइल है, मतलब ये परमानेंट है डाटा इसका, और ये खाली रीड ऑनली, मतलब आप इसको खाली रीड कर सकते हो, इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते चेंजेस। फंक्शंस क्या है कि ये बूटिंग इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है, मतलब बायोस। अब बूटिंग इंस्ट्रक्शंस हो गई कि जब नेक्स्ट टाइम आपने कंप्यूटर को ऑन करना है तो वो कैसे बूट होगा, उसकी इंस्ट्रक्शंस इसमें स्टोर रहती हैं। अब टाइप्स आ गई इसमें ई रोम, जो कि प्रोग्रामेबल होती है। ईपी रोम, जो जिसका जो डेटा है वो इरेजेबल होता है बाय यूवी लाइट, और इसमें इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होता है ईईपीआर रोम में। अगली आ गई सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से हम ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहते हैं, और ये बैकअप के फॉर्म में यूज़ होती है, और ये मेन कंप्यूटर का पार्ट नहीं होता है, हम इसको निकाल सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, और इसमें परमानेंट स्टोरेज होती है डाटा की। देखिए, इसमें दो टाइप हैं। पहला आ गया सीक्वेंशियल एसेस, जिसमें आ गई एग्जांपल मैग्नेटिक टेप की। अब मैग्नेटिक टेप हो गई जैसे कि जो सीक्वेंशियल एसेस में जो हम डाटा रीड करेंगे और एसेस करेंगे ना, इसमें जो कंप्यूटर एसेस करेगा, रीड करेगा, वो एक ऑर्डर में करेगा। जैसे पहले के बाद दूसरा कर सकता है, फिर तीसरा कर सकता है, जैसे कि ऑडियो कैसेट होती है अपनी। तो ये स्लो होता है स्पीड इसकी। और डायरेक्ट एसेस हो गया कि डायरेक्टली कहीं पे भी जंप कर सकता है, किसी भी डाटा के किसी भी स्टेज पे जंप कर सकता है, वहाँ से डाटा को एसेस कर सकता है। अब डायरेक्ट एसेस की जो टाइप्स हैं आगे, मैग्नेटिक डिस्क हो गई, जिसमें आ गया हार्ड ड्राइव हो गई हमारी। ऑप्टिकल डिस्क जो लेज़र का यूज़ करती है, जैसे कि सीडी कंपैक्ट डिस्क जो डलती है, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और ब्लू रे डिस्क। अब स्टोरेज की बात करें तो 700 MB की कैपेसिटी होती है डीवीडी की, 4.7 GB से 8.5 GB, और ब्लू रे डिस्क की 25 से 50 GB। ये हाईएस्ट ऑप्टिकल कैपेसिटी वाली डिस्क है। थर्ड आ गया फ्लैश मेमोरी, जो कि सॉलिड स्टेट में होती है, जैसे सॉलिड स्टेट ड्राइव जो एसएसडी आजकल फास्टर है ये काफ़ी, और आजकल लैपटॉप्स में ही होती है। मेमोरी कार्ड जो रिमूवल होता है, फ़ोन्स में कैमराज में डलता है, पेन ड्राइव हो गई, ये यूएसबी फ्लैश ड्राइव कहते हैं। ये पोर्टेबल होती है, प्लग एंड प्ले। तो आगे बात करें तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देना इन पर, जैसे कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हमने कंप्लीट किए ऊपर। अब कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो दोनों का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इनपुट डिवाइस भी और आउटपुट डिवाइस भी। जैसे पहला आ गया मॉडेम, ये डेटा को रिसीव भी करता है और सेंड भी करता है। टच स्क्रीन, ये आप इसमें इनपुट टच करके दे भी सकते हो, और ये आउटपुट को भी डिस्प्ले करेगा। वैसे ही हेडसेट हो गया, फैक्स मशीन्स हो गई, ये दोनों वे में काम करती हैं। उसके बाद होगी कैच मेमोरी। कैच मेमोरी होती है सीपीयू और रैम के बीच में होती है। ये रैम से ज़्यादा फास्टर है पर छोटी होती है, और इसमें फ्रीक्वेंटली यूज डाटा को स्टोर किया जाता है ताकि सीपीयू की जो स्पीड है वो बढ़ा सके, ताकि उसको मेन रैम से पहले जो फ्रीक्वेंटली यूज डाटा है वो यहाँ से उठा सके, क्योंकि ये छोटी भी है। उसके बाद होगी वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी होगी कि समझिए जब रैम फुल हो गई, अब और उसको जगह चाहिए स्टोरेज के लिए, तो वो क्या करता है, जो हार्ड डिस्क होती है, परमानेंट स्टोरेज होती है, वहाँ पे रैम रखना शुरू कर देता है, स्टोरेज करना। तो उसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। बफर हो गया, बफर हो गया कि जैसे आप प्रिंट करते हो तो एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया हो गया। समझिए आपने फ़ोन से फाइल सेंड की प्रिंटर में प्रिंट के लिए, तो एक बफर एरिया हो गया जहाँ पे वो स्टोर करके रखेगा टेम्पररी, जब तक वो प्रिंट ना हो जाए। रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर को किस में मेजर करते हैं, डीपीआई, डॉट्स पर इंच। और स्पीड ऑफ प्रिंटर किस में मेजर होती है, पीपीएम, पेजेस पर मिनट।
तो ये आगे कुछ MCQ जो हमने ऊपर टॉपिक पढ़े उन पे। तो सबसे पहले MCQ है कि करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाइए 5 जनरेशंस कंप्यूटर में कौन कौन से मेन स्विचिंग डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं, मेन कंपोनेंट्स। तो ये इसमें ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस इतने रीडेबल नहीं है पर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं सॉल्यूशन से। देखिए ऑप्शन आएगा इसका बी वाला, पहले वैक्यूम ट्यूब्स थी, फिर ट्रांजिस्टर्स थे, फिर ICs थी, फिर जो माइक्रो प्रोसेसर्स थे VLSI, और फिर ULSI भी थी। अब आपको क्या करना है, जब आप ये MCQ करेंगे, इसको रीड करेंगे, आपको पॉज करके एक्सप्लेनेशंस रीड करनी है, क्योंकि काफ़ी अच्छे वे में इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो ये हो गया। उसके बाद सेकंड MCQ हो गया कि इनपुट यूज बैंक्स में कौन सा यूज़ होता है चेक्स के लिए। तो ये हमने पढ़ा है MICR, मैग्नेटिक इंक वाला जो चेक पे होती है। ये देखिए स्पेसिफिक मैग्नेटिक इंक कोड होता है बॉटम चेक्स में, जो 9 डिजिट का होता है, उसको रीड करती है। ये देखिए एक्सप्लेनेशन आपको रीड करनी है इसमें। फिर वोलेटाइल कौन सी होती है, रैम। तो वैसे ही ये मैंने 10 MCQs बीच में रखे हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन वगैरह। और एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो इसमें होंगे, जैसे हमने ऊपर मेंशन किया है CU जो कंट्रोल यूनिट है वो नर्वस सिस्टम है, पर वो मैनेजर भी एक्ट करता है, वैसे ALU वर्कर है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसमें हैं, तो आपको ये पढ़नी है और इसको अपने नोट्स में ऐड ऑन करना है। जो मैं सोच रहा हूँ, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप जो लेक्चर देख रहे हैं तो साथ साथ में आप नोट्स भी स्क्रिबल कर रहे होंगे। अगर आपको स्पीड ज़्यादा फास्ट लग रही है तो आप 0.75 में कर लीजिए, पर नोट्स साथ साथ में बनाइए। तो उसके बाद जो टॉपिक आ गया हमारा वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड लैंग्वेजेस। तो देखिए अगला टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड लैंग्वेजेस। अब देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है। पहली बात तो सॉफ्टवेयर के एक इजी पॉइंट है कि ये हार्डवेयर के ऑपोजिट है, मतलब इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल मतलब इसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। अब डेफिनेशन की बात करें तो सॉफ्टवेयर एक मतलब एक सेट है किसका, इंस्ट्रक्शंस का, डेटा का, प्रोग्राम्स का, जो कंप्यूटर को चलाने में और एक जो स्पेसिफिक टास्क करवाने हैं कंप्यूटर से, उसमें यूज़ होता है सॉफ्टवेयर का। अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें पहला टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक क्विक पॉइंट आप याद रखिए कि ये एक्ट करता है एज इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर मतलब जैसे कि जो इनपुट डिवाइसेस हो गई या आउटपुट डिवाइसेस होगी उनके बीच, और यूज़र के बीच। यूज़र यानी कि हम जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। और जो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जैसे MS वर्ड एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, या PPT वाला जो पावर पॉइंट है वो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उनको रन कर सके। अब एग्जांपल्स की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो आगे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे कि विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड हो गया, ये एग्जांपल्स हैं। फिर आगे डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसको अलो करता है कि हम स्पेसिफिक हार्डवेयर्स को रन कर सकें। जैसे आपने देखा होगा जब आप प्रिंटर इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना अपने एक कंप्यूटर के साथ, तो जैसे HP का प्रिंटर है तो HP के ड्राइवर्स चाहिए, प्लग इन ड्राइवर्स चाहिए। अगर ऑडियो डिवाइस है तो ऑडियो ड्राइवर्स चाहिए, उसमें अपडेट्स होते हैं ऑडियो ड्राइवर्स के। तो ये डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं जो स्पेसिफिक हार्डवेयर्स को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या हो गए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हो गए कि जो कन्वर्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब जो हमने प्रोग्राम करके लैंग्वेज में इनपुट दिया, अब उसको मशीन कोड में जिसको कंप्यूटर समझे उसे उसमें कन्वर्ट करे, उसे कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। और एक हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब ये नीचे मैं समझाऊंगा आपको। देखिए अगली टाइप हो गई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है इसको डिज़ाइन किया है एंड यूज़र के लिए। एंड यूज़र कौन है, हम, टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क्स। जैसे जनरल पर्पस के लिए हो गए, जैसे MS वर्ड जो टाइपिंग के लिए, प्रिंट कराने के लिए, एडिट करने के लिए, VLC प्लेयर मीडिया प्ले करने के लिए, वेब ब्राउज़र्स हो गए। और कुछ हो गए जो स्पेसिफिक टास्क पर्पस के लिए होते हैं, जैसे कि एक ही स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हैं, जैसे कि एक शॉप के लिए एक बिलिंग सिस्टम हो गया, तो वो स्पेसिफिक उसी के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब रेलवेज़ में रिजर्वेशन सिस्टम हो गया उनकी वेबसाइट, वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो गया रिजर्वेशन सिस्टम रेलवेज़ में। तो उसके बाद बात करें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, जो ऊपर मैंने आपको बताया था ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल में। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें तो एक ऐसा टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर का जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि वो हेल्प कर सके कंप्यूटर को मेंटेन करने में, उसके एनालिसिस में, उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए।
अब की एग्जांपल्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कौन सी होगी? एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या ऑप्टिमाइजेशन करता है, क्या मेंटेनेंस करता है कंप्यूटर की? वो उसको मालवेयर से बचाता है, जैसे कि नॉर्टन हो गया, मैकेफी हो गया एग्जांपल। डिस्क डीफ्रैगमेंटर, ये क्या करता है कि जैसे कि समझिए डिस्क डीफ्रैगमेंटर होता है कि फाइल्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बहुत ज़्यादा बल्क में हो गई हैं, तो हार्ड डिस्क जो है वो स्लो हो जाएगी इसकी वजह से। तो डिस्क डीफ्रैगमेंटर क्या करता है? फाइल्स को रीअरेंज करता है, तोड़ के एक अरेंज कर देता है, ताकि जो स्पीड अप हो सके एक्सेस उन फाइल्स का, क्योंकि स्टोर तो वो हार्ड डिस्क में होंगी ना। तो जब उसको यूज़ करना होगा तो जितनी जल्दी क्विकली वो हार्ड डिस्क से हमें यूज़ में आएंगी, रीअरेंज होंगी तो आएंगी ना अच्छे से, तो उसका काम करता है डिस्क डीफ्रैगमेंटर। फिर बैकअप सॉफ्टवेयर, जैसे व्हाट्सएप में बैकअप के लिए जो कॉपीज़ बना लेता है डाटा की, सेफ्टी के रख देता है कि कल को डिलीट होगी तो बैकअप से आप ले सकते हो। कंप्रेशन टूल्स जो फाइल साइज़ को रिड्यूस कर देता है, एग्जांपल विनजिप, विनरार। डिस्क क्लीनअप, जो जंक फाइल्स का जो रिमूवर होगा, क्लीनर होता है जैसे फ़ोन्स में, तो वो डिस्क क्लीनअप अननेसेसरी जंक फाइल्स को रिमूव करता है। तो अगला टॉपिक है हमारा कंप्यूटर लैंग्वेजेस। अब देखिए, हम बात कर सकते हैं हिंदी में, ठीक है ना, लिख सकते हैं इंग्लिश में, पर कंप्यूटर की बात करें तो वो इंग्लिश नहीं समझता, उसको बस ये ऑन ऑफ ही समझ आता है। तो इसको जो ब्रिज करने के लिए, इस गैप को हमारे और कंप्यूटर के बीच कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं। तो अब टाइप्स की बात करें कंप्यूटर लैंग्वेजेस की, तो जो फर्स्ट टाइप है वो है लो लेवल लैंग्वेजेस। अब लो लेवल लैंग्वेजेस में आती हैं जनरेशन 1 की लैंग्वेजेस और जनरेशन 2 की लैंग्वेजेस। जनरेशन 1 वाली लैंग्वेज को हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज, जनरेशन 2 वाली को असेंबली लैंग्वेज। ये याद कीजिए, जब हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ऊपर पढ़ा तो हमने ये रीड किया। अब जनरेशन 1 की लैंग्वेजेस की बात करें तो ये बाइनरी कोड का यूज़ करती हैं, 0 और 1। ये सीपीयू से डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है सीपीयू इनको, इसमें हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, और ये काफ़ी फास्ट है, ठीक है। और बात करें असेंबली लैंग्वेज की सेकेंड जनरेशन, तो ये निमोनिक्स को यूज़ करती है, शॉर्ट कोड्स को, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मूव का MOV, और इसमें ट्रांसलेटर की नीड होती है। ऊपर नहीं थी फर्स्ट वाले में, इसमें ट्रांसलेटर की नीड होती है, जो कि ट्रांसलेटर कौन से टाइप का? असेंबलर, जो मशीन कोड को कन्वर्ट करने का काम करता है। अगला टाइप आ गई हाई लेवल लैंग्वेजेस, जिसमें आ गई थर्ड जनरेशन वाली और उसके बाद वाली, और इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स का यूज़ होता है, मैथमेटिकल सिंबल्स। अब इसकी एग्जांपल देखिए, इंग्लिश वर्ड्स और मैथमेटिकल सिंबल्स, C++, जावा, पाइथन। और ये किसी भी कंप्यूटर में रन कर सकते हैं हम इसको, मशीन इंडिपेंडेंट होती है, किसी भी डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं, तो ये पोर्टेबल भी हुई। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का बात करें, हमने ऊपर बात की कि इसमें ट्रांसलेटर चाहिए है ना, इसमें नहीं चाहिए। ट्रांसलेटर है क्या? तो ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर वैसे प्रोग्राम्स हैं जो हाई लेवल असेंबली कोड्स जो होते हैं ना, उसको मशीन कोड में करते हैं। मशीन कोड मतलब फर्स्ट जनरेशन वाले में 0 और 1, और 0 और 1 ही है जिसमें ट्रांसलेटर नहीं चाहिए, जैसे फर्स्ट जनरेशन वाले में। जो हाई लेवल और असेंबली कोड वाले लैंग्वेजेस है ना, उसमें चाहिए रहता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो अब ये ट्रांसलेटर की डिफरेंट टाइप्स हैं। असेंबलर, अब इसका क्या फंक्शन है? ये असेंबली लैंग्वेज जो है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। यूज़ कहाँ होगा? सेकंड जनरेशन लैंग्वेजेस में। कंपाइलर, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो ये क्या करेगा? स्कैन करेगा पूरे प्रोग्राम को एक ही बारी में, और जो जो एरर निकालेगा ना, वैसे ही सारे एरर निकालने के बाद ये रुकेगा, ठीक है। और इसमें फास्ट एग्जीक्यूशन होगी, और एग्जांपल होगी C और C++। इंटरप्रेटर का क्या है कि ये हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में तो कन्वर्ट करता है, पर ये काफ़ी स्लो है, क्योंकि पहला एरर आया और ये रुक जाएगा ट्रांसलेशन के टाइम, और ये लाइन बाय लाइन को ट्रांसलेट करता है, स्लो एग्जीक्यूशन है। तो एग्जाम्पल होगी पाइथन और बेसिक। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? इट इज़ द रिसोर्स मैनेजर। ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, सॉफ्टवेयर हैं, ड्राइवर्स हैं, उनको मैनेज करने का काम करता है। और ये मैनेज क्या क्या करेंगे? मेमोरी, फाइल्स, CPU, डिवाइसेस। तो अगला हो गया बूटिंग। बूटिंग क्या होता है कि लोडिंग द OS इनटू रैम। अब रैम हमको पता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसमें हमें OS को लोड करना, कि जब हम ऑन करते हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर ऑन होता है तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रैम में लोड होता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर रन करता है, तो उससे हम कहते हैं प्रोसेस को बूटिंग। दो टाइप का है, कोल्ड बूट। कोल्ड बूट हो गया कि ऑफ पड़ा था, आपने ऑन दबाया और ऑन हुआ। वार्म बूट हो गया कि उसको रीस्टार्ट करना, उसका शॉर्टकट क्या है? Ctrl+Alt+Delete। अब टाइप्स ऑफ OS इंटरफेसेस कौन से हैं? CUI, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, और GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये इसमें यूज़र टाइप करता है टेक्स्ट कमांड्स,
और इसमें माउस आइकन्स और मेन्यूज़ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल होगी MS DOS और इसमें होगी विंडोज़, मैकओएस, उबुंटू। अब आगे जो सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के हैं, ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स हो गए जो पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं, मॉडिफाई करने को फ्री हैं, कॉस्ट में फ्री हैं। ये हो गए, ये हिडन है, सोर्स इनका बिल्कुल पता नहीं है सोर्स कोड क्या है, ट्रेड सीक्रेट है। ट्रेड सीक्रेट हो गया मतलब कंपनी का सीक्रेट हो गया, कि मतलब जो बिजनेस में है तो उनका जो ट्रेड सीक्रेट है वो हिडन रहेगा, और इसमें पब्लिक को अवेलेबल होता है, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये पेड होगा, लाइसेंस्ड होगा, जैसे कि MS ऑफिस आपको पता है, माइक्रोसॉफ्ट 365 की सब्सक्रिप्शन आजकल क्लाउड बेस्ड। एडोब फोटोशॉप ये भी प्रीमियम, जैसे कि स्पॉटिफाई हो गया, उसमें भी प्रीमियम है, iOS, विंडोज़। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ मिसिंग लिंक्स एग्जाम ट्रैप्स की। लिंकर वर्सेस लोडर। लिंकर क्या होता है कि ये कंपाइलर से क्रिएट होता है और ये ऑब्जेक्ट फाइल्स को कंबाइन कर देता है एक सिंगल फाइल में। लोडर क्या करता है, जो फाइल्स है, सिंगल फाइल है, उसको रैम में लोड करता है ताकि वो चल सके। तो लिंकर के बाद लोडर है। इसके बाद आ गया फ्रीवेयर और शेयरवेयर। फ्रीवेयर हो गया कि जो कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर है वो फ्री के लिए दिया जा रहा है, जैसे क्रोम हो गया, हर किसी में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। स्काइप हो गया, और इसका सोर्स कोड पर हमें पता नहीं होता। शेयरवेयर हो गया, शेयरवेयर की मतलब ट्रायल बेसिस पे दिया है, लिमिटेड टाइम के लिए, फिर आपको पैसे देने ही है, जैसे इसमें विनजिप दिया हुआ है, वैसे ही शेयरवेयर काफ़ी सॉफ्टवेयर होते हैं। और फर्मवेयर हो गया वो सॉफ्टवेयर जो परमानेंटली हार्डवेयर में प्रोग्राम्ड होता है और वो रीड ऑनली होता है, जैसे बायोस। बायोस परमानेंट है, उसमें इंस्ट्रक्शंस हैं बूटिंग के, वो परमानेंट है हार्डवेयर के अंदर, और रीड ऑनली आप चेंज नहीं कर सकते उसको। एक आ गया स्पूलिंग। अब स्पूलिंग देखिए क्या होता है, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑन लाइन, तो ये आपको याद करना है इसको। अब इसका प्रोसेस जो है वो प्रिंटर्स का यूज़ किया जाता है बफर में, जो प्रिंट जॉब्स मैंने बताया था ना ऊपर, प्रिंट जॉब्स जो स्टोर होती हैं बफर को, तो इस प्रोसेस का यूज़ होता है प्रिंटर के द्वारा कि वो प्रिंट जॉब्स को स्टोर कर सके, उसको प्रोसेस को कहते हैं स्पूलिंग। अब इसके बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से आ गया इसमें, मेरे ख्याल से इसमें, हाँ, इसमें फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के। देखिए फंक्शंस की बात करें तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट में काम आता है, मेमोरी मैनेजमेंट में, फाइल मैनेजमेंट में, डिवाइस मैनेजमेंट में, सिक्योरिटी में काम आता है। सिक्योरिटी जैसे डाटा को वो फायरवॉल्स और पासवर्ड से प्रोटेक्ट करता है। डिवाइस मैनेजमेंट में मतलब ड्राइवर्स से वो जो प्रिंटर्स और माउस को कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल जो स्टोर हुई है उनका ट्रैक रखता है, रैम को मैनेज करता है। अभी आगे टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच OS, टाइम शेयरिंग OS, रियल टाइम OS, तो ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखिए बात करें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसका आपको ये याद रखना है, बैचेस में जो सिमिलर जॉब्स हैं उनको बैचेस में प्रोसेस करता है, और कोई यूज़र इंटरेक्शन इसमें नहीं होता है प्रोसेसिंग के दौरान। जैसे बैंक स्टेटमेंट्स जो निकल रही है पुराना वाला सिस्टम, पेरोल सिस्टम्स। अब टाइम शेयरिंग OS हो गया कि पहले तो इसका आप कंसेप्ट याद रखिए, क्वांटम टाइम स्लाइस कंसेप्ट का यूज़ होता है इसमें, और इसमें जो CPU है स्विच करता है मल्टीपल यूजेस और टास्क में काफ़ी फास्ट, और ये एकदम साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है, जैसे कि विंडोज सर्वर, लिनक्स। रियल टाइम हो गया कि जो एक विद इन अ फिक्स डेडलाइन में प्रोसेसिंग करता है, और जहाँ पे टाइम क्रिटिकल होता है ना वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि मिसाइल सिस्टम, रोबोट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, कि उसी टाइम रियल टाइम डाटा चाहिए होता है, और एक फिक्स डेडलाइन में, जैसे इस टाइम स्पैन में डाटा चाहिए ही चाहिए। अब हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड OS। इसमें क्या होता है, मल्टीपल कंप्यूटर एक साथ काम कर रहे हैं ताकि एक सिंगल सिस्टम की तरह एक्ट कर सके। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम्स, डिफरेंट सिस्टम्स क्लाउड नेटवर्क से कनेक्ट होंगे एक साथ काम करने के लिए। सिंगल यूज़र OS हो गया, एक ही यूज़र काम कर सकता है। मल्टीपल यूज़र हो गया, काफ़ी यूज़र साइमल्टेनियसली एक साथ काम कर सकते हैं। इसका एग्जांपल MS DOS 95, इसमें लिनक्स, विंडोज सर्वर। तो इसके बाद आगे इंटरफेसेस, ये हमने ऊपर रीड कर लिए हैं, इसको आप एक बार रीड कर सकते हैं पॉज करके। ये CUI और GUI में जो डिफरेंस है, इसमें टेक्स्ट कमांड्स और इसमें जो इंटरेक्ट करेगा विजुअल एलिमेंट से, आइकन, मेन्यूज, पॉइंटर्स, तो ये मैंने समझा दिया आपको। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एग्जांपल्स, जैसे MS DOS। इसकी फॉर्म क्या होगी, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एस्टैब्लिश कब हुआ, कौन से ईयर, 1981। टाइप क्या है इसकी, CUI।
सिंगल यूज़र है और सिंगल टास्किंग है, और ये इसकी की फाइल्स की वो है। अब यूनिक्स की बात करें तो बेल लैब्स ने इसको डेवलप किया था और 1969 में। ये इसके डेवलपर्स हैं और ये उसके टाइप हैं सी यू आई, मल्टी यूज़र, मल्टी टास्किंग। और ये रिटर्न किस में राइट किया जाता है, ये ओ एस सी लैंग्वेज में। फिर आ गया लिनक्स, ये ईयर है, डेवलपर हैं इसके लिनस टॉलवेट्स। ओपन सोर्स है, ये मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग हो सकती है इसमें। और उसके बाद विंडोज़ जो मोस्ट फेमस है, इसके डेवलपर माइक्रोसॉफ्ट। जो की वर्जन है इसके 1.0 वाला 1985 में फर्स्ट जो GUI था, ये ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। फिर विंडोज़ 95, इसमें इसने टास्क बार और स्टार्ट बटन इंट्रोड्यूस किया विंडोज़ 95 में, ये याद रखिए। विंडोज़ XP काफ़ी देर तक चलने वाला मोस्ट पॉपुलर / स्टेबल वर्जन था। और लेटेस्ट कौन सा है, 11 है लेटेस्ट। अब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें तो पहला आ गया एंड्रॉयड, जो मेन गूगल ने डेवलप किया हुआ है, ये लिनक्स पे बेस्ड है। उसके जो वर्जन आते हैं वो डेजर्ट्स पे आते हैं, जैसे कपकेक, डोनट, पाई। अब iOS की बात करें, एप्पल ने डेवलप किया और ये प्रॉप्रिएटरी है, मतलब उनका मतलब कॉपीराइटेड है ये। और आईफोन, आईपैड ये ओपन सोर्स पे नहीं है। अब बात करें सिम्बियन की, ये ओल्ड नोकिया फ़ोन्स में आता था, ब्लैकबेरी नोन फॉर हाई सिक्योरिटी। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कर्नेल जो हो गया, ये कर्नेल इज कोर ऑफ OS, शेल आउटर लेयर ऑफ OS, बूटिंग प्रोसेस मैंने बताया था, लोडिंग करना OS की फ्रॉम सेकेंडरी हार्ड डिस्क टू प्राइमरी रैम। और ये कोल्ड बूट हो गया, कंप्यूटर को ऑन करना, और वार्म बूट हो गया, रिस्टार्ट करना। BIOS इसकी फॉर्म होगी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये फर्मवेयर स्टोर होता है रोम में, जो बताता है कि कब स्टार्ट होगा बूटिंग प्रोसेस, कैसे होगा, इसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसमें। पोस्ट स्टैंड फॉर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो गया कि जो कंप्यूटर फर्स्ट चेक देता है कि जो रैम है वो वर्किंग में है, कीबोर्ड्स कनेक्टेड हैं। स्पूलिंग हमने किया था वो बफर में, ठीक है, प्रिंटिंग जॉब्स को बफर में रखता था। वर्चुअल मेमोरी, हार्ड डिस्क में जब उसकी रैम फुल हो जाती थी तो हार्ड डिस्क यूज़ करता था वो। उसके बाद आ गया ये जो इंडियन लिनक्स है, ठीक है, वो है बॉस लिनक्स, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। तो ये CDAC ने डेवलप किया था। अब ये कुछ MCQs आ गए इसके कि विच ऑफ दिस इज एन ओपन सोर्स। ओपन सोर्स कौन सा था, लिनक्स। अब बात करें विच प्रोसेस लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मेन रैम में कौन सा होता था, अभी हमने ऊपर पढ़ा बूटिंग, कि OS को रैम में लोड करना। अब उसके बाद हो गया ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का पूछा है कि ये कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट एरर पे कौन सा रुक जाता है ट्रांसलेटर, तो हमने पढ़ा था इंटरप्रेटर, ये रुक जाता है फर्स्ट वाले में, स्लो एग्जीक्यूशन होती है इसकी। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मेमोरी वाला हमने पढ़ा, प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ा, वायरस वाला पढ़ा हमने, प्रोटेक्शन वो फायरवॉल से। डाटाबेस मैनेजमेंट ये नहीं करता, ये MSSS करता है। तो यही बॉस हो गया, ये CDAC ने डेवलप किया, तो ये हमने कर दिया, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा था कर्नेल कोर ऑफ OS, तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में एक न्यू है कि हार्ट ऑफ द OS। तो उसके बाद हम बात करें अगले टॉपिक की, तो आ गया MS ऑफिस। देखिए MS ऑफिस की बात करें तो ये एक प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है और सर्विसेज ऑफर करता है। सर्विसेज ऑफर मतलब डिफरेंट एप्लीकेशंस के फॉर्म में, जैसे कि डिफरेंट एप्लीकेशंस कौन कौन सी हो गई, MS वर्ड हो गया, जो MS ऑफिस की बात करें, MS वर्ड हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेल हो गया, MSSS हो गया, MS पब्लिशर हो गया। ये आजकल एक वन नोट है, वो भी इसी में आएगा। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्लाइंट्स को, और ये पेड है। अब सबसे पहले हम इसकी एक थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो MS ऑफिस का जो पहला वर्जन आया था, लॉन्च हुआ था अक्टूबर 1990 में, जो था MS ऑफिस 1.0। फिर इसके बाद ये पूरी टाइमलाइन है, मैं इसको इंपॉर्टेंट लिखे हैं मैंने। उसके बाद आया 1997 में MS ऑफिस 1997। फिर आया MS ऑफिस XP, जो हमने देखा काफ़ी स्टेबल था, तो 2001 में। अब इसके बाद आप देखेंगे जो 2003 के बाद है ना, एक बार ही +4 आएगा 2007, उसके बाद सारे तीन के गैप में आएंगे। 2003 के बाद 4 का आया 2007, फिर 3 के गैप में देखिए 2010,
2013, फिर 2016, और 16 वाला सबसे वाइडली यूज्ड है। MS ऑफिस 2016 सबसे वाइडली यूज्ड है। और अभी लेटेस्ट कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट 365। ये क्लाउड बेस्ड जो सर्विस दे रहा है, ठीक है। आप समझिए एक सब्सक्रिप्शन आपने ली माइक्रोसॉफ्ट 365 की, आप क्लाउड बेस्ड मतलब आप किसी भी कंप्यूटर में आप लॉगिन करके यूज़ कर सकते हो, फ़ोन में आप लॉगिन करके यूज़ कर सकते हो, टैबलेट्स में। तो पहली एप्लीकेशन आ गई इसकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और इसका काम है टू क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट एंड प्रिंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि ऑप्शंस में ये सब दिए हो और कुछ में अलग दिया हो, तो आपको याद रखना है कि क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में आता है। अब बेसिक फैक्ट्स की बात करें तो एग्जीक्यूटेबल जो इसकी फाइल नेम है, एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम हो गया कि समझिए आपने जो विंडो की और R दबा के रन प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं, उसमें आप क्या डालेंगे कि वो MS वर्ड डायरेक्टली ओपन हो जाए, तो आपको डालना है winword.exe। अब इसका डिफ़ॉल्ट फाइल नेम कौन सा होता है कि जो डिफ़ॉल्ट नेम आप चेंज नहीं कर रहे हो, तो डिफ़ॉल्ट है document1। फाइल एक्सटेंशन 2007 से पहले थी .doc और अब 2007 के बाद मॉडर्न में है .docs और टेम्पलेट है इसकी .dotx। जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है इसका कैलिब्री साइज 11। जो पहले वालों में होता था वो होता था टाइम्स न्यू रोमन, जो साइज 12, ये पर याद करने की जरूरत नहीं है, ये कैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए था। जूम रेंज की बात करें तो मिनिमम 10% आप कर सकते हो और मैक्सिमम जूम कर सकते हो 500%। अब देखिए इसमें नोट में देखिए एक्सेल और PPT में जो मैक्सिमम है वो 400 जाता है, खाली वर्ड है जिसमें 500 जाएगा। डिफ़ॉल्ट व्यू है इसका प्रिंट लेआउट व्यू, कि जब आप प्रिंट करने से पहले जो इसका जो आप बनाएंगे ना, उसका डिफ़ॉल्ट व्यू वैसा ही होगा जो आप प्रिंट करेंगे डॉक्यूमेंट, वैसा जो सेम एग्जैक्टली निकलेगा आउटपुट। अब इसके इंपॉर्टेंट इंटरफेस एलिमेंट्स आ गए, टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार। देखिए इसको एक बार यहाँ से देखते हैं, ये देखिए इसी में पूरा ये है। अब जैसे कि देखिए होम, फाइल, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, ये सब क्या है, ये रिबन में आता है। ये आगे विंडो कंट्रोल्स आगे इसमें मिनिमाइज वगैरह, मैक्सिमाइज। टाइटल बार जिसमें डॉक्यूमेंट का नेम होगा। क्विक एसेस टूल बार जिसमें ऑटो सेव है। उसके बाद ये जो है होम टैब में क्लिपबोर्ड, टेक्स्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग। तो ये जितने से इंसर्ट हो गया, इंसर्ट टैब। तो इसमें जितने ऑप्शन हैं ये सारे इसमें मैंने नोट डाउन कर रखे हैं। देखिए आप एक बार इसको रीड कर सकते हैं। रिव्यू टैब, व्यू टैब, मेलिंग टैब, रेफरेंसेस। इसमें कुछ कुछ याद करने हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इसमें, कि जो आपको याद करने से। रिव्यू टैब में आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक वाला है। उसके बाद व्यू टैब में तो इतना कुछ नहीं है इसमें। लेआउट टैब में आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। रेफरेंसेस टैब में बिब्लियोग्राफी है, जैसे कि डिज़ाइन टैब हो गया, कलर्स हैं इसमें, वाटरमार्क सबसे इंपॉर्टेंट, वाटरमार्क ऐड करना है डिज़ाइन टैब में। इंसर्ट टैब में हेडर एंड फुटर है, सिंबल्स हैं। टेबल्स इंसर्ट टैब में आप ये सब कर सकते हैं। तो ये रूलर हो गया इसका। ये नीचे वाला स्टेटस बार हो जाता है। जूम स्लाइडर, ये डॉक्यूमेंट एरिया, स्क्रॉल बार। तो ये डिफरेंट इसके कंपोनेंट हो गए। तो टाइटल बार टॉप मोस्ट है, इसमें फाइल नेम होता है, अभी मैंने बताया आपको। रिबन पैनल जो हो गया जिसमें ये सारे होते हैं, लेआउट, पेज, इंसर्ट, होम बताया मैंने आपको। स्टेटस बार नीचे होता है, इसमें पेज नंबर, वर्ड काउंट कितना है, लैंग्वेज, जूम कितना % हो रहा है, मिनिमम जूम कितना हो सकता था, 50 था, 5 था, कितना था मिनिमम था 10%, सॉरी मिनिमम 10% हो सकता है, मैक्सिमम 500 हो सकता है। रूलर्स में सेट करने के लिए मार्जिन और इंडेंट्स। एक स्पेशल मार्जिन होता है इसमें, गटर मार्जिन आपका रखना है, जो बाइंडिंग साइड ऑफ पेज पे लगाया जाता है। ओरिएंटेशन इसका जो होता है, डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सा है, वर्टिकल सीधे में, और लैंडस्केप में हॉरिजॉन्टल हो जाता है ऐसे। तो आगे बात करें तो इसकी की फीचर्स की, तो ये की फीचर्स जो है जैसे मैक्रोज है, थिसारस है, ये सब इसमें टैब्स के अंदर डिफरेंट टैब्स हैं जो आप देखेंगे, तो आपको इसमें मार्क डाउन करना है कि कहाँ पे कौन सा है। तो इसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया जो इंपॉर्टेंट की फीचर्स हैं। मेल मर्ज जो ऑप्शन है इसमें, ये वैसा फीचर है जो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को एक साथ मर्ज कर देता है और ये बल्क ईमेल्स करने में हेल्पफुल है। मैक्रोज ऐसा टूल है जो सीरीज ऑफ जो कमांड्स और एक्शन है ना, जो बार बार यूज़ होने हैं, उनको रिकॉर्ड करके रखता है, ताकि जब अगली बार यूज़ होना है तो डायरेक्टली आप जब शॉर्टकट लगाएंगे तो वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा कमांड।
इसका शॉर्टकट है Alt+F8। ड्रॉप कैप हो गया कि जैसे कि न्यूज़पेपर में होता है एंड ए बहुत बड़ा होता है, फिर सब आगे छोटा छोटा होता है, फर्स्ट वर्ड सबसे ज़्यादा कैपिटल में होता है, जैसे मुंबई, एम बड़ा सबसे बड़ा, फिर आगे सब छोटा छोटा, तो ये ड्रॉप कैप से लगता है। अब इसके बाद बात करें थिसॉरस की, तो ये एक बिल्ट इन डिक्शनरी है जिससे हम सिनोनिम्स एक वर्ड के सेम मीनिंग और एंटोनिम्स ढूंढ सकते हैं, जो हम जैसे कि आप समझिए आप पॉन्ड का कुछ सिनोनिम ढूंढ रहे हैं, एंटोनियम कुछ ढूंढ रहे हैं गुड का, तो आप उसको फिर बाद में डालना चाहते हैं तो आपको Shift+F7 का यूज़ करना है। वाटर मार्क, फेन टेक्स्ट पीछे, ऐसे कॉन्फिडेंशियल पीछे जो फेन टेक्स्ट होता है, ये कहाँ पे होता है मैंने आपको ऊपर मार्क करके बताया भी था, डिज़ाइन और पेज लेआउट टैब में। हेडर एंड फुटर ये नीचे होता है, और ये होता किसमें, इनपुट में था। उसके बाद फुट नोट और एंड नोट। फुट नोट हो गया कि करंट पेज के नीचे वाले में, और एंड नोट हो गया नोट डॉक्यूमेंट के एंड में। अब चेंज केस डिफरेंट केस में, जैसे लोअर केस A B C छोटे, अपर केस बड़े बड़े, ठीक है। कैपिटलाइज ईच वर्ड, और टॉगल हो गया कि पहला छोटा फिर बड़ा बड़ा बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा बड़ा। तो ये चेंज करने के लिए आप बार Shift+F3 बार बार दबाएंगे तो ये इनमें स्विच करता जाएगा, जो आपको रखना है आप रख सकते हैं। अब शॉर्टकट कीज़ हैं, ये आपको मेमोराइज करनी है। इनको मैंने डिफरेंट में अरेंज किया, जैसे कंट्रोल वाली सारी एक जगह है, N का न्यू डॉक्यूमेंट, O का ओपन, S का सेव, फिर उसके बाद कंट्रोल वाली के बाद फॉर्मेटिंग वाले शॉर्टकट्स ये एक साइड है। फॉर्मेटिंग हो गया कि जैसे लाइन सिंगल लाइन स्पेसिंग करनी है, फॉन्ट साइज़ बड़ा छोटा, टेक्स्ट के रिलेटेड। उसके बाद हो गया फंक्शन कीज़, जो 12 कीज़ होती हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट है इसमें F1 F7 ग्रामर और स्पेलिंग चेक के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। F12 सेव एज, F7 थेरेसिस, और ये कुछ एग्जाम ट्रैप है। CTRL+Ctrl+C जो है वो सेंटर नहीं है, वो कॉपी है। सेंटर का क्या है कोड, Ctrl+E। जूम लिमिट मैक्सिमम 500 है, और PPT और एक्सेल में 400। ऐसे ही सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट होगी कि जो नीचे लगाना, और सुपरस्क्रिप्ट होगी जो ऊपर, तो ये इसके शॉर्टकट्स हैं। सेव और सेव एज, सेव हो गया कि करंट फाइल को मैं बस अपडेट कर देना है, और सेव एज हो गया कि उसको न्यू नेम फॉर्मेट हो गया कि उसको XLS में करना है, PDF में करना है, वर्ड में करना है, किस में करना है, और ये उसके शॉर्टकट्स हैं। Ctrl+S फॉर सेव, F12 फॉर सेव एज। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। तो ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम जो स्प्रेडशीट्स हैं उस पर वर्क करते हैं, जिसमें वर्कबुक बन गई एक, उसके अंदर वर्कशीट्स हो गई, तो उनमें हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ्स हो गया, तो उसके लिए यूज़ होता है। अब बेसिक फैक्ट्स की बात करें तो जो आप रन कमांड में डालकर कर सकते हैं, तो खुल जाएगा MS एक्सेल। एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम excel.exe, डिफ़ॉल्ट नेम है इसका book1। अब फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो जो पुराना था 2007 से पहले .xlx, और न्यू है .xlsx। जूम रेंज की बात करें तो मिनिमम 10% ही सेम वर्ड जैसे, और मैक्सिमम 400%। अब डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ शीट्स, जो पुराने ओल्डर वर्जन में 3 शीट्स आती थी नीचे, शीट 1, शीट 2, शीट 3। अब न्यू वाला जो 2016 के बाद उसमें एक ही शीट शो होती है, आपको न्यू ऐड करनी पड़ती है। अब स्ट्रक्चर और लिमिट्स की बात करें तो देखिए एक्सेल ग्रिड है रोज और कॉलम की। देखिए ऐसे समझिए, मैं बनाता हूँ एक मिनट में, ये हो गया। तो माफ़ करना, थोड़ा लाइन सही नहीं है इसकी। तो देखिए ये वाली जो है, ये नंबरिंग इसकी 1 यहाँ, तो जो ये वाली है ना, ये है लंबी में, ये है रो, और समझिए ये इधर A आ गया, ABCD, तो ये हो गया इसके कॉलम, ये रो और ये कॉलम, और जो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पे ये एक बन रहा है ना, ये है सेल, इसे हम कहते हैं एक सेल। उसकी लोकेशन कैसे करेंगे, देखिए A में है तो पहले A आ जाएगा कॉलम का नाम, फिर रो कौन सी है 1, तो A1, तो ये हो गया A1, ठीक है। वैसे ये हो गया B1, ये हो गया B2, क्योंकि ये 2 रो है, ये कॉलम B है, तो पहले कॉलम का नाम फिर रो का नाम B2। तो वही इसमें बताया, देखिए कि रो नंबर्स 1 2 3 कॉलम ABC, पर समझिए जब Z हो जाता है ना, फिर ऐसे शुरू होता है AA
ए बी ऐसे अलग में शो होगा। अब मॉडर्न एक्सेल में टोटल रोज कितनी हो सकती हैं? 1 0 4 8 5 7 6, और ये आपको याद करने नंबर। टोटल कॉलम्स कितने हो सकते हैं? 1 6 3 8 4। और लास्ट जो कॉलम नेम होगा, लास्ट कॉलम नेम कौन सा आएगा इसमें? ये देखिए DAA आ गया ना, उसके बाद लास्ट आएगा XFD, ये लास्ट बनेगा। सेल क्या हो गया? मैंने बताया आपको, इंटरसेक्शन ऑफ रो और कॉलम, ये सेल है, ये है सेल, स्मॉलर रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आ गया उसका। देखिए ये आ गया स्ट्रक्चर, ये आप रीड कर सकते हैं इसमें, इसमें पूरे जब आप क्लिक करेंगे डिफरेंट में, तो जैसे आपने रिव्यू टैब पे किया तो जो जो आएंगे वो इंपॉर्टेंट इसमें होंगे। एक बार एक जनरल देख लीजिए, थोड़ा इतना कम्प्लेक्स आएगा नहीं पेपर में। ये एक्सेल है, ये फाइल टैब है, ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू। अभी ये हो गया टाइटल बार, जहाँ पे नेम होगा, डिफ़ॉल्ट बुक 1 है अभी सेट। ये हो गया इसका क्विक एसेस बार। अब एक्टिव सेल हो गया जो डार्क ग्रीन कलर से हाईलाइट होगा, जिसमें काम आप कर रहे होंगे, जिसमें आप इनपुट कर रहे होंगे, वो हो गया एक्टिव सेल। ये रो बार हो गई। ये हो गया एक्टिव शीट। मैंने बताया ना आपको 2016 में सिर्फ एक ही होती थी, पहले 3 आती थी, अभी एक ही आती है मॉडल में। ये प्लस दबाओगे तो ऐड हो जाएगी, आगे एक और आ जाएगी। तो ये एक्टिव शीट आ गई जो बता रहा है। ये रो बार हो गया, ये स्क्रोल बार ऊपर नीचे के लिए। उसके बाद ये जूम कंट्रोल आ गया, ये व्यू बटन आ गया, किस फॉर्म में आपको व्यू करना है। ये स्प्रेडशीट एरिया हो गया, ये स्प्रेडशीट एरिया, ये एक सेल हो गया पर्टिकुलर, पर अभी ये एक्टिव सेल नहीं क्योंकि काम इस पर चल रहा है। ये कॉलम बार हो गया, फार्मूला बार हो गया, जिसमें आप फार्मूला डालेंगे तो अंदर एक्टिव सेल के अंदर परफॉर्म होगा, फंक्शन होगा अरिथमेटिक। उसके बाद कंट्रोल बटन्स ये हो गए मिनिमाइज के। तो ये हो गया। अब इसके बाद मैंने इसको सेट किया हुआ है कि अगर आप वो नहीं देखें तो टैब्स, जैसे टैब्स इसमें कौन कौन से बताए थे, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, ये आपको सब याद करने। और ये तभी ये फॉर्म है, इसमें अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि ये वाले आपको याद करने में। और इसमें आप नोटबुक पे लिख सकते हैं किसके अंडर कौन सा वाला है। होम में आ गया जैसे क्लिपबोर्ड आ गया, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, एडिटिंग। इंसर्ट में ये वाले आ गए, जिस इंसर्ट से ही आप चार्ट्स और ये लाइंस, फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं। अभी जैसे इंसर्ट में कॉलम, लाइन, पाई चार्ट, बार, एरिया, स्कैटर, ये सब ऐड कर सकते हैं। और फार्मूला जो टैब होगा उसमें आप फंक्शन ऐड कर सकते हैं, फंक्शन लाइब्रेरी है, और फार्मूला ऑडिटिंग, कैलकुलेशन। अब सेल एड्रेस मैंने आपको बताया, पहले कॉलम का नेम, कॉलम का लेटर, और उसके बाद जो रो नंबर है उसका, जैसे 1 A1। एक्टिव सेल हो गया जो थिक ग्रीन बॉर्डर्स मैंने आपको बताया अभी, कि जिसमें काम चल रहा है करंटली, टाइपिंग। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, वर्कबुक और वर्कशीट। वर्कबुक हो गई पूरी फाइल, एक्सेल फाइल पूरी, और उसके अंदर एक जैसे कॉपी के अंदर पेज होता है, वैसे उसमें सिंगल पेज को हम कहते हैं वर्कशीट। फॉर्मूला बार हो गया जो ऊपर मैंने आपको शो किया उधर की, जहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। रेंज होगी ग्रुप ऑफ सेल्स, जैसे A10 से B10 तक, A1 से B10 तक, ये रेंज होगी। अब चार्ट्स मतलब डिफरेंट पाई चार्ट बनाना है, कॉलम बनाना है, स्कैटर बनाना है, जो इंसर्ट टैब से। और जो इंस्टेंटली चार्ट बनाने के लिए F11 एक शॉर्टकट की है। अब देखिए ये फार्मूला और फंक्शन जो एक्सेल में यूज़ करते हैं, इसका गोल्डन रूल है कि जब भी समझिए एक्टिव सेल है और इसमें आप लिख रहे हैं, तो कोई भी फार्मूला इसमें परफॉर्म कराने के लिए आपको फार्मूला स्टार्ट करना है हमेशा इक्वल टू साइन से, इक्वल टू, फिर आगे समझिए आपको जो वैल्यूज़ हैं, समझिए ये सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल है, इसमें 1 है, इसमें जो है 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है वैल्यू। A1 हो गया इसका नाम, रो तो 1 है ना, A2 हो गया इसका नाम, A3 इसका एड्रेस, A4 इसका एड्रेस। तो A1 से समझिए, A1 से A4 तक हमने इक्वल टू सम कर दिया, इसको ब्रैकेट में डाल दिया। तो अब इसको जब आप एंटर करेंगे तो इनकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, और वैल्यू क्या होगी, इनका एडिशन, सम लगाया तो 3, 6 और 10, इसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 10। तो ऐसे होता है। वैसे ही एवरेज निकालना होगा तो इक्वल टू एवरेज करके फॉर्मूला डाल देंगे। उसके बाद ये आ गया काउंट वाला। काउंट वाले में क्या है कि समझिए ये सेल है, अब इसमें लिखे हैं 1 3 4, ठीक है। अब इसमें कुछ और है, अब इसमें मैं काउंट करने के लिए लगाया, तो अगर इसमें A B C D वैल्यू होगी ना तो ये काउंट ही नहीं करेगा,
क्योंकि हमने काउंट वाला लगाया है सिर्फ, तो ये सिर्फ नंबर्स को काउंट कर सकता है, और जो अल्फ़ाबेट्स आएंगे उसको स्किप कर देगा। अब इसमें काउंट ए अगर लगाओगे ना आप, तो उसमें वो सारा डाटा को काउंट कर देगा आपको, चाहे वो नंबर भी होंगे, जैसे JKSSB1, उसमें पूरा काउंट कर देगा, नंबर्स को भी करेगा और टेक्स्ट को भी करेगा। अब उसके बाद ये मिनिमम और मैक्सिमम रेंज फाइंड करने के लिए ये है नाउ वाला लगाओगे इक्वल टू नाउ और ये ब्रैकेट, तो ये जो करंट डेट और टाइम है उसको स्पेसिफाई कर देगा एक्टिव सेल में। टुडे वाला लगाओगे तो ये लगाने आपको फॉर्मूला बार में ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद ये एलियन टेक्स्ट करेंगे तो पूरी लेंथ बता देगा, जैसे JKSSB है तो इसकी क्या लेंथ है, 3 4 5 है, और ये स्पेसिस को भी इंक्लूड करेगा। समझिए JKSSB के बाद S के बाद आपने स्पेस लगा के B दिया तो स्पेस भी काउंट होगी। और ये है कंटेनेट टेक्स्ट 1 और 2 वाला, इसमें जैसे टेक्स्ट 1 लगा दिया गुड, टेक्स्ट 2 लगा दिया मॉर्निंग, तो इन दोनों को ज्वाइन करने का काम करेगा ये। जैसे आ जाएगा गुड मॉर्निंग एक साथ आ जाएगा। अब ये कुछ एरर कोड आगे कि 5 बार हैशटैग दिया होगा तो मतलब है कि काफ़ी छोटा है कॉलम और डिस्प्ले नहीं कर पा रहा है नंबर को। ये वाला बताता है कि आपने नंबर 0 से डिवाइड कर दिया है ट्राई करने का। ये बताता है कि रॉन्ग टाइप ऑफ आर्गूमेंट है, मतलब हमने टेक्स्ट को नंबर में डाल दिया है तो वो वैल्यू नहीं स्पेसिफाई हो पा रही है। अब नेम वाला हो गया कि जो टेक्स्ट को वो नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहा है एक्सेल, कोई टाइप ऑफ फंक्शन हो गया। तो उसके बाद हो गए स्पेसिफिक शॉर्टकट्स आ गए, आपको याद करने हैं इसके, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसमें। तो ये काउंट वर्सेस काउंट है, अभी भी पढ़ा। काउंट में खाली जो वो क्या कहते हैं सिर्फ नंबर्स करता था, और इसमें नंबर्स और टेक्स्ट दोनों करता था। वैसे ही होम की बिहेवियर की, होम की जैसे आप दबाएंगे वर्ड में तो वो जैसे डॉक्यूमेंट है उसके फर्स्ट जो लाइन होगी उसके फर्स्ट में कर्सर आ जाएगा। एक्सेल में करेंगे तो जो A1 होगा फर्स्ट, जो बिगनिंग ऑफ रो होगी A1 जैसे कि, उसमें ले आएगा एक्टिव सेल को। अब ये कंट्रोल A जैसे कि एक बार दबाओगे तो एक करंट टेबल वो हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, डबल दबाओगे तो एंटायर शीट हो जाएगी। तो ये आगे कुछ इसके MCQs। तो MCQs की बात करें तो देखिए हमें पूछा है कि जो हर फॉर्मूला किससे स्टार्ट होगा, तो हमें पता है गोल्डन रूल है, पहले इक्वल टू लगा देते हैं तो इक्वल टू आ गया। उसके बाद बोलते हैं कौन सा शॉर्टकट है जिसे सेंटर अलाइन करना होगा हमें, तो सेंटर अलाइनमेंट के लिए हमने पहले भी पढ़ा था, Ctrl+C नहीं होता है, वो कॉपी का है, Ctrl+E, तो Ctrl+E सेंटर अलाइनमेंट का है। अब उसकी बात करें कि इंटरसेक्शन ऑफ रो और कॉलम को क्या कहते हैं, तो हमने भी पढ़ा सेल कहते हैं। अब उसके बाद स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए MS वर्ड में कौन सा करते हैं, तो F7 करते थे। अब करंट डेट, सिर्फ डेट के लिए, तो करंट डेट के लिए शॉर्टकट ये अभी हमने स्किप किया ऊपर जो आपको मेमोराइज करने, तो वो जब आप रीड करेंगे तो आप यहाँ से लगा पाएंगे ये वाला। वैसे MS वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसकी एग्जाम्पल है, तो ये पेज ओरिएंटेशन की एग्जाम्पल है, क्योंकि पेज लेआउट क्या है उसका, प्रिंट वो वाला है, प्रिंट लेआउट। तो वैसे ही आ गया डेट एंड टाइम के लिए कौन सा है, तो नाउ लगाते थे। तो वैसे ही आपको 10 MCQs दिए हुए हैं। एरर कोड जैसे कि जो नंबर है 2 नैरो है तो 5 हैशटैग। अब अगला आता है MS पावर पॉइंट। अब देखिए MS पावर पॉइंट की बात करें तो ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिससे हम स्लाइड शोज बना सकते हैं और PPT बनाते हैं जैसे कि प्रेजेंट करने के लिए। उसमें हम क्या डालते हैं, चार्ट्स डालते हैं, मल्टीमीडिया डाल सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस डाल सकते हैं, टेक्स्ट डालते हैं, इमेज डालते हैं। अब बेसिक फैक्ट्स की बात करें तो जो जो रन प्रोग्राम में यूज़ होगा खोलने के लिए PPT को, MS पावर पॉइंट को, एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम वो होगा powerpoint.exe। डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या है इसका, presentation1। अब फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो जो लेटेस्ट 2007 के बाद यूज़ होता है .pptx, और स्लाइड शो फॉर्मेट जो फुल स्क्रीन में डायरेक्टली ओपन कराएगा वो है .ppsx। मिनिमम 10%, मैक्सिमम 400%। डिफ़ॉल्ट व्यू जैसे उसका प्रिंट व्यू में देता था, प्रिंट व्यू में इसका नॉर्मल व्यू होता है। स्लाइड होगी इंडिविजुअल पेज प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड, फिर इसके बाद दूसरी स्लाइड। अब आपको पता है यहाँ पे साइड पे एक बना होता है मिनिमाइजर, जिसमें छोटी छोटी स्लाइड्स सारी आती हैं और ये बड़ी बड़ी स्लाइड्स होती हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू। यहाँ पे सारी स्लाइड्स छोटे में थंबनेल फॉर्म में छोटी इमेज में डिस्प्ले होती है और ये हमें रीअरेंज करने में मदद करता है। जैसे हम कर्सर जब हम इसमें क्या कहते हैं होल्ड करते हैं और उसको ऊपर ले जाएंगे ड्रैग करके तो हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। स्लाइड मास्टर हो गया कि ब्लूप्रिंट स्लाइड, जिसमें एक चेंज आपने किया जैसे लोगो का या कुछ बैकग्राउंड इमेज डाली
तो वो सभी में अप्लाई हो जाती है ब्लूप्रिंट स्लाइड से। नोट्स पेज हो गया कि जहाँ पे आप स्पीकर नोट्स डाल सकते हैं जो ऑडियंसेस से हिडन होती है पर स्लाइड्स के नीचे होती है। जब आप स्लाइड कहीं डिस्प्ले कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको हेल्प होती है यूज़र को। रीडिंग व्यू हो गया कि जहाँ पे स्लाइड शो है उसको विंडो में प्ले करने के लिए रीडिंग व्यू का यूज़ करते हैं, पर ये फुल स्क्रीन नहीं होता, जैसे कि छोटे में ही शो होता है। अब ट्रांजिशन वर्सेस एनिमेशन। ट्रांजिशन हो गया कि एक साइड से दूसरे में जाते हैं तो होता है ना फेड वाला, ऐसे मुड़ रहा है, या पुश वाला ऐसे जा रही है, तो ये ट्रांजिशन इफेक्ट्स होते हैं, ये स्लाइड पे लगते हैं। एनिमेशन हो गया कि स्लाइड के अंदर लगते हैं, जैसे कि कोई इमेज आ रही है तो ऊपर से बाउंस करते आ रही है, फोटो ऐसे अंदर घूमती हुई आ रही है स्लाइड के अंदर, तो ये एनिमेशन में आ गया। ये पावर पॉइंट के कुछ शॉर्टकट्स आ गए, जैसे F5 करेंगे तो स्टार्टिंग से स्लाइड शो स्टार्ट होगा, करंट से करना है तो Shift+F5 करेंगे स्लाइड शो के लिए। तो ये आगे जो लेआउट है PPT का, पावर पॉइंट का, ये आ गया इसका टाइटल बार जिसमें टाइटल होता है, ठीक है। ये रिबन पैनल हो गया। अब इसके बाद ये डिफरेंट, जैसे टाइटल बार में बता दिया, रिबन बता दिया, क्विक एसेस टूल बार, ये स्लाइड्स वाले नंबर ऑफ स्लाइड्स कितनी है, स्लाइड टैब्स हो गए, होम टैब, फाइल टैब, ये स्लाइड एरिया, नीचे स्टेटस बार, ये स्लाइड कमेंट्स हो गए, नीचे स्लाइड नोट्स हो गए। तो ये आपको रीड करना है, और ये पूरे जो अंदर टैब्स के अंदर जो जो है इसमें, ये सब आप एक बार देख लीजिएगा, ये इसमें मैंने पूरा इसमें डाला हुआ है। तो ये उसके बाद जब आप इसको रीड कर लेंगे तो इसको रिटेन करने के लिए मैंने इसको नीचे भी डाला हुआ है, जैसे टैब्स कौन कौन से आ गए, ये सारे आ गए। फाइल टैब के अंदर कौन कौन सा आ गया, एक्सपोर्ट, प्रिंट, मैनेजर, प्रेजेंटेशन। होम टैब के अंदर ये आ गया, और एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन है इसमें, तो ये आपको रीड कर लेना है। डिज़ाइन में क्या कर सकते हैं हम, डिज़ाइन टैब, स्लाइड शो में रिव्यू, ये सारा आपको एक बार रीड कर लेना है इसमें। ये देखिए आप ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये कुछ और शॉर्टकट्स हैं, ये भी आपको करने हैं, जैसे कि इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। अब जैसे डॉक्यूमेंट न्यू डालना होता था तो हम क्या करते थे, Ctrl+N करते थे उसमें न्यू के लिए। तो अभी भी न्यू प्रेजेंटेशन फाइल बनानी होगी तो N, पर न्यू स्लाइड चाहिए होगी ना तो आपको Ctrl+M करना पड़ेगा, तो ये आपको याद रखना है। अब लास्ट एप्लीकेशन जो हम इसमें रीड करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, MSSS। अब MSSS क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, DBMS, जो स्टोर करता है और जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है उसको मैनेज करता है इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। अब बेसिक फैक्ट्स की बात करें तो इसका एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम हो गया MSSS.exe, और फाइल एक्सटेंशन जो न्यू वाला है इसका .ACCDB। अब जो एक टाइप है इसकी हम कह सकते हैं RDBMS, और ये डाटा को स्टोर करता है टेबल्स फॉर्म में। इसकी फुल फॉर्म क्या है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब 4 मेन ऑब्जेक्ट्स क्या है MSSS के, एक तो हो गया टेबल। हमेशा याद रखिए जो डाटा है वो स्टोर किस में करेगा, ये हमेशा टेबल्स फॉर्म में करेगा, और टेबल फॉर्म में किस में, रोज में, इसमें रिकॉर्ड स्टोर होंगे, और कॉलम्स में जो फील्ड्स आ गई। क्वेरीज भी एक इसका मेन ऑब्जेक्ट है। क्वेरीज क्या है कि जो स्पेसिफिक मैंने बोला डाटा आप सिर्फ टेबल्स में स्टोर कर सकते हैं, तो अब उसको रिट्रीव करने के लिए स्पेसिफिक डाटा के लिए हम क्वेरी डालते हैं उसमें MSSS में। जैसे कि आपको क्वेरी डाली, मुझे शो ऑल स्टूडेंट्स विद इन 90 ग्रेटर देन 90% मार्क्स, जिससे ज़्यादा है, तो वो उसमें क्वेरी डालकर तो वो डाटा आ जाएगा आपका स्पेसिफिक डाटा जिनके 90 से ऊपर मार्क्स हैं। फॉर्म्स हो गया, ये ऐसा इंटरफेस है जिसमें आप डिस्प्ले या एंटर कर सकते हैं डाटा। रिपोर्ट्स हो गया कि जो डाटा है उसको प्रिंट या समराइज करेगा प्रोफेशनल फॉर्मेट में। ये की टर्मिनोलॉजी होगी। प्राइमरी की होती है जो यूनिक होती है, और ये कभी खाली नहीं हो सकती, और ये ना कभी दो की सेम हो सकती, डुप्लीकेट नहीं हो सकती। हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में काम आता है। जैसे कि आधार कार्ड, आपका आधार नंबर अलग है, मेरा आधार नंबर अलग है, नाम हो सकता है सेम, तो वो प्राइमरी की नहीं है। अब जैसे मेरा रोल नंबर क्लास में अलग है, किसी और बच्चे का अलग है। रिकॉर्ड हो गया कि सिंगल रो का डेटा, ये हो गया रिकॉर्ड, रो का डेटा, जैसे नाम, ठीक है, कुछ हो गया, उसकी एज हो गई, कुछ उसका आधार नंबर हो गया, कुछ उसका एड्रेस हो गया, तो एक ही पर्सन का रिकॉर्ड एक रो में। फील्ड हो गया कि जैसे नाम हो गए, ये फील्ड है, पहले का नाम राम, श्याम, गुप्ता, तो ऐसे ये रो में हो गए। अब ये कुछ एग्जाम ट्रैप्स तो आपको रीड करने हैं, ये बता दिया मैंने CTRL+M वाला।
ये भी बता दिया। और ये मैंने अभी आपको बताया कि डाटा हमेशा एसएस में टेबल्स में स्टोर होगा। जो क्वेरीज हैं, फॉर्म्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, ये सिर्फ डाटा स्टोर नहीं करने का, ये डिस्प्ले का तरीका है बस। तो ये आगे इसके एमसीक्यूज, अगले बचे हुए जो लास्ट 2 टॉपिक्स के एमएस ऑफिस के। तो न्यू स्लाइड कैसे करते हैं हम? न्यू स्लाइड के लिए एम है, एन किसके लिए है? न्यू फाइल के लिए। प्राइमरी की क्या करती है? यूनिक आइडेंटिटी, तो यूनिक आइडेंटिफाइड रिकॉर्ड इन अ टेबल। वैसे ही विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्लेस ऑल स्लाइड्स थंबनेल, तो हमने कहा था स्लाइड शॉर्टर व्यू, साइड पे छोटे थंबनेल्स में शो करता था। वैसे ही जो मॉडर्न एमएसएसएस का कौन सा है? .ACCDB। वैसे ट्रांजिशन और इसमें डिफरेंस क्या है मैंने बताया आपको कि ट्रांजिशन जो होता है वो स्लाइड पे लगता है, इंडिविजुअल स्लाइड्स पे, और एनिमेशन अंदर के ऑब्जेक्ट्स पे। वैसे ही बाकी एमसीक्यूज आप एक बार खुद करेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा, जो लास्ट टॉपिक है, इंटरनेट एंड ईमेल। देखिए, इंटरनेट एंड ईमेल की बात करें तो इंटरनेट को हम कहते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये इंटरनेट क्या है? ग्लोबल नेटवर्क है इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर्स का। अब इसका कोई एक ओनर नहीं है, तो इसका मतलब है ये डिसेंट्रलाइज्ड है, कहीं एक जगह सेंट्रलाइज नहीं है, कहीं एक ओनर नहीं है इसका, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ग्लोबल नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का। अब फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? विंड सर्फ। हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन की बात करें कंप्यूटर की, तो पहले अर्पानेट आया, फर्स्ट नेटवर्क था ये। इसको यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने किया था, मेनली मिलिट्री पर्पसेस के लिए। फिर आता है ये टीसीपी और आईपी, ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को अडेप्ट किया, जिससे निर्माण हुआ मॉडर्न इंटरनेट का, टीसीपी और आईपी से, ये प्रोटोकॉल्स हैं। फिर ये डब्ल्यू 1989 में आया, याद करिए इसको भी याद करिएगा 1969 को। वर्ल्ड वाइड वेब किसने? टिम बर्नर्स ली ने किया था CERN में, CERN। फिर आया फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, कौन सा था जो इमेजेस को भी डिस्प्ले कर रहा था? ये था मोज़ैक, 1993 में। अब इंटरनेट इन इंडिया सबसे पहले लॉन्च किसने किया था? VSNL ने, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ऑन अगस्त 15, इंडिपेंडेंस डे। तो की टर्मिनोलॉजी की बात करें तो URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये एड्रेस है वेबसाइट का, जैसे www.google.com, ये URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो डोमेन नेम की बात करें तो टेक्स्ट नेम, www डॉट हटाइए और जो बचा हुआ है वो टेक्स्ट नेम आ गया वेबसाइट का, जैसे गूगल। और ये .com से .commercial हो गया इसका पूरा, और .org जो डोमेन नेम में है, .organization गवर्नमेंट, .edu का एजुकेशन, .en का इंडिया जो कंट्री कोड है। अब IP एड्रेस की बात करें, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है IP, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होती हैं। तो ये एक यूनिक नंबर है जो हर डिवाइस को दिया है जो इंटरनेट पे है। जैसे मेरा ये टैबलेट है, अब इसका कुछ IP एड्रेस होगा, इसको यूनिक दिया है, डिवाइस को यूनिक नंबर दिया है जो इंटरनेट पे है। अब 2 टाइप का है ये, IPv4, IPv6। IPv4 है 32 बिट एड्रेस, और IPv6 आपको याद करना है 128 बिट एड्रेस। और ये अल्फा न्यूमेरिक में होता है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फ़ाबेट्स भी होंगे, A1 B2 ऐसे। और ये जो 32 बिट वाला है, इसमें सिर्फ न्यूमेरिक होते हैं। फिर आ गया DNS, डोमेन नेम सिस्टम, इसे हम फ़ोन बुक ऑफ इंटरनेट भी कहते हैं। ये डोमेन नेम्स जो होते हैं ना, ह्यूमन रीडेबल, जो हम डोमेन नेम्स रीड कर पाते हैं, उसको IP एड्रेसेस में कन्वर्ट करता है जो मशीन्स रीड कर पाती हैं। कुकी हो गया एक स्मॉल, जैसे आप कोई वेबसाइट पे जाते हैं, उसमें आता है ना कुकीज़ को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, रिजेक्ट करना है कि नहीं करना। तो कुकीज़ होती हैं, एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल बनती है उस टाइम ब्राउज़र के द्वारा, जो आपकी प्रेफरेंसेस को याद करती है, ताकि जब अगली बार आप आएंगे तो वो सेव्ड रहेगी उसमें सेटिंग्स, प्रेफरेंसेस आपकी। कैच हो गया कि वेब पेजेस की टेम्पररी कॉपीज़ को स्टोर करता है वो, ताकि जब जैसे आपने गूगल अभी सर्च किया google.com, तो ये कैच में स्टोर कर लेगा, जब अगली बार आप खोलेंगे वो फास्टर लोड होगा पेज, क्योंकि उसने टेम्पररी कॉपीज़ उसकी स्टोर कर रही थी। अब बात करते हैं जो प्रोटोकॉल्स के मुँह पर बात कर रहे हैं बार बार, प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो देखिए, प्रोटोकॉल होता है रूल्स, शॉर्ट में कहें तो रूल्स होते हैं। अब प्रोटोकॉल क्या होते हैं? एक स्टैंडर्ड रूल्स का सेट है जो हमें डिफरेंट कंप्यूटर जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेट ग्लोबल नेटवर्क्स है, डिफरेंट कंप्यूटर जो इंटरकनेक्टेड है, तो उनको डिफरेंट कंप्यूटर्स कम्युनिकेट कैसे करेंगे एक दूसरे से, तो उसमें ही काम आता है प्रोटोकॉल्स का, एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स का। अब ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स जो आपको एक जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें याद करनी है इनकी,
टीसीपी और आईपी। टीसीपी हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये फुल फॉर्म में कभी आ सकता है मैच द फॉलोइंग में। तो ये बेस लैंग्वेज है इंटरनेट की। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये यूज़ होता है वेब पेजेस ट्रांसफ़र करने के लिए। किसके बीच में? बिटवीन वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर। अब HTTP के बाद अगर S लग जाए ना तो ये वही हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। इसमें इंक्रिप्टेड वर्जन आता है। इंक्रिप्टेड मतलब दोनों एंड से सिक्योर, और ये यूज़ करता है SSL। अब उसके बाद बात करें FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये यूज़ होती है डाउनलोडिंग और अपलोड करना फाइल्स पे इंटरनेट पर। SMTP फॉर सेंडिंग मेल्स। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर रिसीविंग मेल्स एंड डाउनलोड्स टू डिवाइस। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये यूज़ होती है फॉर ईमेल्स को रिसीव करने के लिए, साथ में सिंक करने के लिए। सिंक मतलब सर्वर पे एक रिफ्रेश होता रहता है कि अपडेट रहती है ईमेल। सिंक किसी भी चीज़ को जब हम करते हैं ना तो वो उस सर्वर से अपडेटेड रहती है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिससे हम व्हाट्सएप कॉल्स करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। अब उसके बाद बात करें ईमेल की फुल फॉर्म क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इन्वेंटर रे टॉमिल्सन, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था @सिंबल। जो फर्स्ट फ्री ईमेल सर्विस थी वो किसने फाउंड की थी? सबीर भाटिया, जो इंडियन है। उनकी सर्विस का क्या नाम था? हॉटमेल। अब स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल कैसा होता है? पहले यूजर नेम आता है, फिर @ आता है, फिर डोमेन नेम आता है। CC कॉपी हो गया कि जब आप किसी को कॉपी भेज रहे हैं, डिफरेंट मेल्स को एक ही मेल भेजनी होती है, तो अगर CC लगाते हैं ना कार्बन कॉपी, तो हर कोई देख सकता है कि किस किस को गई है, उनके ईमेल एड्रेस दे सकता है। अगर BCC लगाएं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो जो रिसिपेंट है उनको हाइड कर देता है, तो किसी को पता नहीं चलेगा और किसको गई है BCC लगाने के बाद। स्पैम होगी, जंक ईमेल्स, ट्रैश बिन होगी, जो डिलीट कर दिया आपने ईमेल्स, वो 30 दिन तक ट्रैश में रहती हैं कि अगर आप चाहें तो उनको रिस्टोर कर सकते हैं। अब आ गई नेटवर्क डिवाइसेस और उनके टाइप्स। अब नेटवर्क डिवाइसेस क्या होती हैं? नेटवर्क डिवाइसेस एक फिजिकल टूल है जिससे जो कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, डाटा शेयर करते हैं, और इंटरनेट भी शेयर होता है उनसे। अब कौन कौन से हो गए टाइप ऑफ नेटवर्क्स? रेंज के बेसिस पे इनको डिफाइन किया। पैन जो पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ये काफ़ी शॉर्ट रेंज है इसकी विद इन अ बिल्डिंग और ऑफिस। ये एक एंटायर सिटी कवर करेगा, मेट्रोपॉलिटन। और वाइड एरिया नेटवर्क मतलब कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़ को कवर करेगा। ये इनकी आ गई एग्जांपल्स। अब हार्डवेयर की बात करें तो जो हार्डवेयर यूज़ होता है इसमें कनेक्ट करने के लिए डिवाइसेस को, पहला है मॉडेम, जिसके फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ये कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स जो PC के हैं, किनको? एनालॉग सिग्नल्स में। अब राउटर की बात करें तो राउटर किस में यूज़ होता है? हमें इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। ये क्या डायरेक्ट करता है? जो स्मॉल पैकेट्स होते हैं ना, उनको नेटवर्क्स के बीच में भेजने में हेल्प करता है राउटर। अब स्विच की बात करें तो ये डिवाइसेस को LAN के बीच में कनेक्ट करने का काम करता है, और ये काफ़ी इंटेलिजेंट जो फंक्शनिंग करता है इसमें। ये डाटा सिर्फ स्पेसिफिक जो कनेक्टेड डिवाइसेस, उनमें स्पेसिफिक डिवाइसेस को सेंड करने में करता है। जो हब हो गया ये डंब होता है। डंब मतलब ये सबको डाटा भेजता है एक ही बारी में, अगर ये LAN में जितने डिवाइसेस कनेक्टेड है। बात करें तो गेटवे क्या करता है? जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होती हैं उनको टू नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। जो दो नेटवर्क्स होते हैं ऑब्वियसली उनके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होंगी, तो उनको कनेक्ट करने का काम कौन करता है? गेटवे। अब लास्ट जो टॉपिक है, मेंशन तो नहीं सिलेबस में, फिर भी हम इसको करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मालवेयर एंड सिक्योरिटी। अब देखिए मालवेयर एंड सिक्योरिटी में पहला आ गया वायरस। वायरस क्या करता है? ये फाइल से अटैच हो जाता है, और जब इस फाइल को हम एक्सेस करते हैं ना तब ये स्प्रेड करता है। वॉर्म जो होता है वो अक्रॉस नेटवर्क स्प्रेड करता है और ऑटोमेटिकली कर जाता है, इसमें होस्ट की ज़रूरत नहीं होती। ट्रोजन हॉर्स हो गया, ये हिडन मालवेयर होता है और यूजफुल सॉफ्टवेयर्स के अंदर छुपा होता है। फिशिंग होगी, फेक ईमेल्स और वेबसाइट जिनको खोलते ही जो पासवर्ड और आपकी क्रेडिट कार्ड इन्फो सेव होगी वो स्टील हो जाती है। स्पूफिंग क्या होती है कि आइडेंटिटी को फेक करना। फायरवॉल क्या है? एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करता है। तो बात करें 10 इंपॉर्टेंट MCQs की इसमें, तो विच प्रोटोकॉल इज प्राइमली यूज फॉर सेंडिंग ईमेल्स? तो ये हमने किया था सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
फादर ऑफ ईमेल रे टॉमिल्सन। BCC किसके लिए होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। वैसे ही द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट इज TCP/IP। तो वैसे ही ये बचे हुए 5 MCQs हो गए। जैसे लास्ट वाला फिशिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी हमने पढ़ा, फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट। तो बस इसको लास्ट में ये बता देता हूँ मैं आपको एक इसमें जो वायरस हिस्ट्री, जो टाइमलाइन इंपॉर्टेंट वायरसेस और उनकी की डिटेल्स, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मेमोराइज कर लेने ये। तो ये OSI मॉडल्स भी मैंने आपको ऊपर बताया था, OSI मॉडल, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इसी के साथ आज हमने वन शॉट में पूरा कंप्लीट कर दिया ये सारे टॉपिक्स। तो आप इसको वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो आप अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए उससे आप रिवाइज कीजिए और कंबाइन कर लीजिए यहाँ से जो डेटा आपको करना है। तो पढ़ते रहिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।